कैप्चर 36 रोशनी का रूड से डर। मोहित के हाथ अपने सामने देख करके आकृति अब इतना ज्यादा डर गई थी कि वह तुरंत मोहित को धक्का मारती है और अस्पताल के गेट की तरफ भागने लगती है। ये देख करके रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। यार, वह मोहित की तरफ देखते हुए कहता है कैप्चर हो, और फिर कुछ सोच करके सीधा रोशनी की बोर्ड की तरफ जाने लगता है। मोहित अपनी पॉकेट में से एक वायरलेस हेडफोन जैसा कुछ निकलता है और उसे पर कहता है उसे नस का पीछा करो और उसे पकड़ लो। अपना भेज बदल करके रुद्र की सेफ्टी के लिए जो बॉडीगार्ड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं वह तुरंत उसे नर्स के पीछे भागने लगते हैं। आकृति अपनी पूरी जान लगाकर बस इस जगह से निकलना चाहती थी। उसे पता था कि वह ओपनली रुद्र के सामने नहीं आ सकती थी, भले ही इन सब चीजों में उसका हाथ है, इस बात का कोई हिंट रुद्र के पास हो, लेकिन वह अगर रुद्र के सामने आ जाती है तो इतने सालों से बना उनका प्लान चौपट हो जाएगा और मल्होत्रा बिजनेस को मिल रही जितनी भी प्रॉफिट से डील्स है वह सारी खत्म हो जाएगी। वह ऐसा होने नहीं दे सकती थी। वह अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उसके सामने कई सारे पेशेंट जो कि एक लड़की और 10-15 घंटे कटे लोगों को उसके पीछे भागता देख रहे थे, डर के मारे साइड हो जा रहे थे। हॉस्पिटल गेट पर खड़ी सिक्योरिटी टीम भी अब तक अलर्ट हो गई थी। वह लोग भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में 2 बॉडीगार्ड से अपना हाथ लगाकर उसे पकड़ लिया था। सब लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। अपने आप को बुरी तरह से फंसा हुआ देख करके आकृतियों और भी ज्यादा घबरा गई थी। ऑन बॉडीगार्ड को लीड करता हुआ एक आदमी जो कि कब से उसके पीछे था, अचानक से उसके सामने आकर के पहले उसका चश्मा हटता है और फिर उसका मास्क हटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ता है, आकृति अपने दाहिने पैर को उठाकर के अपने बाएं पैर की एड़ी पर रगड़ती है, जिसकी वजह से उसे जगह पर काला अंधेरा चने लग जाता है, जिसकी वजह से उन सभी बॉडीगार्ड को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर इतनी ज्यादा अफरा तफरी के बाद ये काला धुआं वहां मौजूद कई सारे पेशेंट को परेशान कर रहा होता है। वेंटिलेटर को ऑन कर दिया गया होता है, खिड़की दरवाजे खोल दिए गए होते हैं, क्योंकि अब तक इतना तो समझ में आ गया होता है कि एक टॉक्सिक धुआं है। मौके का फायदा देख करके आकृति ऑन बॉडीगार्ड की पकड़ से छूट जाती है और फिर दरवाजे से बाहर निकाल करके सीधा पार्किंग लॉट के सामने वाली रोड की तरफ भागती है, जहां पर पहले से ही एक बाइक राइडर बाइक को स्टॉप किए खड़ा होता है। उसके पीछे जाकर की आकृति बैठ जाती है। एक सुपर बाइक होने के कारण बाइक राइडर फुल स्पीड से गाड़ी को रास्ते में भागता है। कई सारी रेड लाइट को तोड़ने के बाद और कई सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक करने के बाद आखिरकार वह लोग उनके पीछे चल रही है और बॉडीगार्ड की गाड़ियों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। भाई, दूसरी तरफ इस समय तक ड्रिप पर वह ग्लूकोज की बोतल को चढ़ा दिया गया होता है। रोशनी अपनी बेड पर लेटे लेटे खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देख रही होती है। अचानक से कई सारी आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से बाहर जाकर देखना चाहती थी, पर क्योंकि अभी उसके हाथ में ड्रिप लगी रहती है इसलिए वह उठ नहीं पाती। वह सोच रही थी कि आखिर उसने क्यों तन्वी को जाने को बोला। अगर तन्वी होती तो कम से कम उसे बताती तो कि बाहर हो क्या रहा है। अचानक से उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। रोशनी पलटकर जब देखी है तो वहां पर रुद्र खड़ा होता है। उसे देखकर लगता है जैसे कि वह भागकर ऊपर आया है। इस समय उसकी आंखें गुस्से से लाल होती है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होती और वह इतना ज्यादा डरावना लग रहा होता कि 300 सालों तक भूत बनकर भड़काने के बाद भी और कितनी ही प्रेत आत्माओं से मिलने के बाद भी रोशनी के मन में रुद्र के इस रूप के लिए जो डर रहता है वह फिर से जाग जाता है। उसके मन में डर रहता है, डर इस चेहरे को लेकर के, डर जिसके पीछे रुद्र के मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता रहता। जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी नहरा, कभी रोशनी बंद करके तो कभी प्रेत आत्मा बंद करके, पर हर बार एक रुद्र का यही चेहरा था जिसके पीछे की भाव में कभी पहचान नहीं पाई थी। इसी चेहरे के साथ उसने देखा था कि किस तरह से उसकी चिता को रुद्र ने आग लगाई थी। इसी चेहरे के साथ उसने देखा था कि अपने बेस्ट फ्रेंड और बाद में अपने साले बने ईशान, जिसके साथ वह चाहे कितनी ही लड़ाई झगड़ा कर ले, कितने ही पंगे ले ले, पर बोलो एक समय पर कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसकी मां की बात के बाद वह अच्छी से जानती थी कि ईशान का सबसे बड़ा शहर रुद्र ही था। उसे दोस्त की डेड बॉडी को एक कार एक्सीडेंट के बाद अपने हाथों से उठाते हुए उसने देखा था। I see pathara jays bina exaprisansa veil seher ki sata usamemapani sagi bahana tanvi ki sita ko aga lagai thi repaki badatroma ki sata tanvi ni kudakusi karali thi ora panke she lataka rahia pani bahana ki gail parabandi vahagantha I see seher ki sata rudra mem koli thi। इसी चेहरे के साथ वीर की बॉडी जिसकी चित्र उड़ गए थे ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, उसे एक एक करके ढूंढने का काम रुद्र ने किया था। ये वही चेहरा था जिसके साथ अपने प्यारे दादाजी, जो रुद्र के लिए उसकी मम्मी पापा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनकी चिता को आग लगाई थी रुद्र ने। इसीलिए इस चेहरे से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि यह चेहरा रुद्र के पागलपन और गुस्से को नहीं बल्कि उसकी हैवानियत को दिखाता था। अपने अपनों को खोने के बाद भी उसकी आंखों में ना आए उन आंसुओं को दिखाता था।
इतने बड़े परिवार में अकेले बचे रहने के बाद भी कभी ना झुकने वाले रुद्र के एटीट्यूड को दिखाता था। अपनी पूरी जिंदगी में भूत प्रेत पिशाच न जाने क्या क्या उसने देखा था, लेकिन जो चीज उसे उसके सपनों में भी डरा देती थी वह रुद्र का ये चेहरा था। अच्छे से जानती थी कि उसकी और रुद्र की जिंदगी में जो भी कुछ हुआ था उन सब में हाथ आकृति का था, और सिर्फ आकृति ही नहीं थी बल्कि आकृति की मदद करने वाली हमेशा से कोई ऐसी शक्ति रही थी जिसे खास करके उन दोनों से दुश्मनी थी। इस बार जब उसे मौका मिला था तो उसने तय कर लिया था कि उसे शक्ति के बारे में पक्का पता लगाएगी, पता करेगी उसे अतीत के बारे में जो आज भी उसकी आंखों के सामने सपनों के रूप में आ जाता है। कैन जिस चीज के लिए वह तैयार नहीं थी वह रुद्र का ये चेहरा ही था। रोशनी इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वह अपने हाथों को खींच करके ट्रिप को निकालने की कोशिश करती है। अभी अभी जो ट्रिप लगी थी वह अचानक से उसके हाथ में से निकल जाती है और इतनी जबरदस्ती खींचने के कारण उसके हाथों में से खून निकलने लगता है। ये देख करके रुद्र तेज कदमों के साथ उसके पास आने लगता है। रोशनी जो रुद्र से दूर भागना चाहती थी वह तुरंत बेड पर से उतर के कमरे के कोने में चली जाती है। रुद्र जैसे जैसे उसके पास आ रहा होता है रोशनी और पीछे जाने लगती है, और अचानक से दीवार से जैसे ही उसकी पीठ टकराती हो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने करके खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है और कहती है, रुद्र नहीं। दूसरी तरफ रोशनी को इतना डरता हुआ देख करके रुद्र रुक जाता है। रोशनी की आंखों में डर, उसका ये बचाव देख करके रुद्र को समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। यहाँ पर आया था क्योंकि उसे रोशनी की चिंता हो रही थी, लेकिन रुद्रा बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रोशनी जो कि अब तक अपने घुटनों पर बैठ करके एकदम घबरा गई थी वह अपने हाथों को नीचे करती है और रुद्र को जाते हुए देखते हैं। जी हाँ, क्यों आए थे? रुद्र कमरे में से बाहर निकलता है और सीधा लॉबी में जाकर के अपने हाथ चेयर पर रखता है और लंबी गहरी सांस लेने लगता है, और फिर अचानक से अपनी जबड़े को कस करके अपने हाथों की मुट्ठी बना करके वह सीधा दीवार पर एक पांच मारता है। पांच इतना तेज होता है कि दीवार में एक छोटा सा छेद हो जाता है। रुद्र के हाथ भी एकदम सफेद पड़ जाते हैं और उसकी नकल्स पर कट लग जाता। मोहित जो जल्दी से भागकर ऊपर आता है। रुद्र का गुस्सा देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बताएं कि आखिर वह लोग उसे नस को नहीं पकड़ पाए। अब तक रुद्र एकदम शांत हो चुका होता है, उसके हाथों में से टप टप खून की बूंदें जमीन पर गिर रही होती है। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत होता है। रुद्र अपना सर घूम करके मोहित की तरफ देखा और कहता है, उसकी ड्रिप खुल गई है, डॉक्टर को बोलो जाकर लगाए और पता करो कि उसे डिस्चार्ज कब किया जा सकता है। द लेटेस्ट द बेस्ट। ये बोल करके रुद्रा उसे फ्लोर पर मौजूद बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। मोहित एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और सोचता है, शायद सर अभी मैडम की किसी बात को लेकर के गुस्सा है और इसीलिए नर्स के बारे में उतना नहीं सोच रहे। मुझे इनके पूछने से पहले उसे नर्स को पकड़ना होगा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर को बुलाते हैं। मोहित अपना फोन निकाल करके इस समय अस्पताल के डायरेक्टर को कॉल करता है और सारी बातें बताता है। कुछ ही देर में दो डॉक्टर लिफ्ट के जरिए ऊपर आते हैं और कॉरिडोर में खड़े मोहित के पास जाकर के पूछते हैं, क्या हुआ सर, क्या बोलना है आपको? वह अंदर पेशेंट की ड्रिप खुल रही है, आप प्लीज जाकर एक बार चेक कर लीजिए और उन्हें कब डिस्चार्ज किया जा सकता है ये बताइए, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। डॉक्टर और मेल डॉक्टर दोनों ही कमरे के अंदर जाते हैं। फीमेल डॉक्टर रोशनी को चेक करने लगती है जो अब तक आकर के बेड पर बैठ गई होती है। उसकी हाथों से निकल रहा खून देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और पहले उसे ठीक करती है और फिर ड्रिप को चेंज कर देती है। पर जैसे ही वह ग्लूकोज की बोतल उतर कर देखी है तो एकदम हैरान रह जाती है। ग्लूकोज की बोतल के अंदर जो लिक्विड था वह अजीब से रंग का हो गया होता है। मोहित जो इस समय गेट पर ही खड़ा था वह भी ग्लूकोज की बोतल को हैरानी से देख रहा होता है। रोशनी तो बिल्कुल ब्लैंक बैठी होती है, उसका आसपास के लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। वही रुद्र अब तक कमरे में आ चुका होता है और सब लोगों को इतनी हैरानी से ग्लूकोज की बोतल की तरफ देखा हुआ देख करके वह भी पास जाकर चेक करता है और जब उसका रंग देखा है तो उसका झबड़ा कर जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, ये प्रोफेशनल लेवल है तुम लोग का, कॉल द डायरेक्टर राइट नाउ। Rudra ki gus she bari daravani avaja sunakara savi loga ekadama। सहन से जाते हैं वह फीमेल डॉक्टर जिसके हाथ में नई ग्लूकोज की बोतल होती है। वह इतना ज्यादा डर जाती है कि बोतल लगभग उसके हाथ से छूट जाती है। रुद्र बेड पर बैठी रोशनी की तरफ देखा है जिसके हाथों पर नई ड्रिप लगी रहती है और Thera use famela doctora ki hatham mem maujuda glucoja ki। बोतल को देखा है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, पेशेंट बैठा हुआ है, अगर इसमें सच में ग्लूकोज है तो ये बोतल लगाओ। ये सुनकर के वह फीमेल डॉक्टर कब कब आते हुए हाथों से अपनी ग्लूकोज की बोतल आगे करती है और रुद्र के हाथों में रख देती है जिसने इस समय अपना हाथ बढ़ाया होता है इस ग्लूकोज की बोतल को चेक करने के लिए। अच्छे से चेक करने के बाद और उसकी एक्सपायरी डेट और बाकी सब चीज़ों को देखने के बाद रुद्र घूमकर मोहित की तरफ देखा है जिसे अब तक न जाने कितने ही कॉल कर दिए होते हैं।
और कहता है, इसके अंदर मौजूद कंटेंट को चेक करवाओ और उसके बाद ही यह मेरी वाइफ को लगेगा और इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कम से बाहर निकालो और नए एम्प्लॉयज को हायर करो और उसे आदमी से कह दो कि अगर उसे अपनी जॉब बचाने हैं ना तो अपनी जो भी कॉन्फ्रेंस है उसे छोड़ करके सीधा मुझे जाकर के मिले, उसके पास 2 दिन है। मोहित रुद्र की चिल्लाने को सुनकर के बार बार अपना सर हाँ में हिलता है और सोचने लगता है, मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, सबके हिस्से की डांट मुझे ही सुनाई पड़ती है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये दूसरे की गलती और सुनेगा कौन, मोहित भगवान कहाँ फंस गया मैं। थोड़ी देर में एक दूसरा डॉक्टर आकर के उसे चीज को चेक करता है और जब वह कंफर्म करता है कि इसके अंदर ग्लूकोज ही है तब जाकर के रोशनी को ड्रिप लगती है। Isaac sata sata Dr. Rosani Kar Fula Bodhi Kai Karpa Karata Hai. और उन्हें बताता है कि किस तरह से दूसरी वाली बोतल में Ekaraisi Dava Thi Jisik Karana Kisi B Insana Ko Multipla. ऑर्गन फेलियर या ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या हो सकती है। वह तो भगवान का शुक्र है कि रोशनी ने ड्रिप पूरी नहीं ली और थोड़े से में ही खत्म हो गई और बोतल के अंदर दवा की क्वांटिटी इतनी भी नहीं थी कि थोड़ा सा उसकी बॉडी पर कोई असर कर सके, लेकिन फिर भी क्योंकि रोशनी अभी एक छोटे बच्चों को फीड कर आई थी इसीलिए सेफ्टी के लिए उन्होंने 2 दिन तक रोशनी को रुद्राक्ष को ब्रेस्ट फीडिंग करने से मना कर दिया था और इसके साथ साथ कुछ दवाएं दी थी ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो भी इन दवाएं से उसका असर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। Ora Rudra Shekar Hadita Haiki Aja Tripakat Mahonki Badarosani Ko Diskarjaki Yasakata Haikyonki Abavaha Bilkala Thika Thaka Hai. Pahale to Jabba Rudra Yaha Puri Bata Sunata Hai to Usaka Sihara. गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है और वह वहीं पर खड़े हॉस्पिटल को डायरेक्ट को बढ़िया से फटकार लगता है और उसके साथ साथ उसे ब्लैक लिस्ट भी कर देता है मैनेजमेंट के साथ। ऐसा होता देख करके लॉबी में मौजूद सारे स्पेशल एम्प्लॉयज को यही लगता है कि उनके ऊपर भी इसकी गांज गिरने वाली है, लेकिन आखिर में जब ये पूरी बात रुद्र सुनता है तब जा करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल होते हैं और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। मोहित, जिसे अब तक 10-15 हार्ट अटैक लगभग आ चुके होते हैं, उसका दिल भी अब नॉर्मल रफ्तार से धड़कने लग गया होता है। आज भगवान ने बचा लिया और नगर मैडम को कुछ भी हुआ होता ना तो फिर सबसे पहले गली मेरे ही सीने में लगती है। इतने समय से मेरा दिल मेरे गार्डन के अंदर अटका हुआ था, फाइनली अपनी जगह पर वापस चला गया, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक के लिए नहीं रहती क्योंकि रुद्र उसकी तरफ घूम करके उसे घूमते हुए कहता है, इस मैटर के पीछे के क्रिमिनल को तो हमें ढूंढना ही है, इसलिए उसे नस को ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी, नहीं तो अभय की हालत है, तुमने देखी है, याद है ना। ये सुनकर के बेचारे हैं मोहित के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह कांपते हुए पैरों के साथ बाहर जाता है और जल्दी से उसे नस को ढूंढने लगता है। हे भगवान, मुझे ऐसी मौत नहीं मरनी कि मेरे शरीर में पेट के अंदर गोलियां स्विमिंग पूल में तेरे नहीं रहने दो, जल्दी जल्दी कम करो मोहित, जल्दी जल्दी। जब तक रोशनी की ड्रिप खत्म नहीं होती रुद्र वही उसके सामने टेबल लगा करके बैठा होता है और अपने लैपटॉप को अपने पैरों पर रख करके कंटिन्यू उसके काम कर रहा होता है। रोशनी भी कुछ नहीं बोलता, बस रुद्र को देख रही होती है। क्या मोहित आकृति को पकड़ पाएगा? क्या रोशनी के मन में मौजूद रुद्र के लिए जो डर है वो खत्म हो पाएगा? क्या रुद्र कभी भी रोशनी की असलियत जानकर उसके डर की असली वजह को पहचान पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए नेक्स्ट चैप्टर। CH37 Romantic Movements. Rosani Isa Samaya Batharuma Memkare Hokara Ain Memkadako Dekarahi Thieves to Ekataraha She Eka Aspitala Kar Batharuma Ta Lekina VIP Vada Hon Ki Apain Haikucha Fiade the Apain Muna Parathande Pani Ki Chait Maran Ki Badavaha Behatara Mahazuzakara Rahi Thieves to Use Rudraki Kamosi Kia Data The Lekina Jaisataraha Ki Exaprisansa Usan Aja Deke the Usak Bada Rudraki Kamosi Use Kafi Jada Kubha Rahi The Use Samajanahim A Raha Taki Use Kisataraha नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते रुद्र के सामने तो बिल्कुल नहीं। याद रखो, इस बार तुम ही यह मौका मिला है, इन सब बेकार की चीजों में फंसने के लिए नहीं मिलती आकृति और अपने बाकी दुश्मनों से बदला लेने के लिए पूरा इंसान बनना है। तुम्हें कब तक ये भूत प्रेत वाली जिंदगी जीती रहोगी? एक बार तुम पूरी इंसान बन जाओ, उसके बाद अपने बेटे को लेकर कि तुम रुद्र से अलग हो सकती हो, पर तब तक के लिए तो रुद्र को झेलना ही होगा तुम्हें। तुम ये कर सकती हो। इतना सोच करके रोशनी गहरी सांस लेती है और आईने में खड़ी उसे 22 साल की लड़की को देखते हैं जो इस समय अपनी जवानी के सबसे सुनहरे वक्त में थी, पर इसके इस खूबसूरत चेहरे के पीछे काली सच्चाई इस कदर थी कि वह किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकती है। रोशनी बाथरूम से जब बाहर निकलती है तो अचानक से अपने सामने खड़ी इंसान को देख करके उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, अपने दांत पीसने लगती है वह, लेकिन वह एकदम ऑब्वियसली हो सकती थी अपने नफरत दिखने में। यही कारण था कि वह लंबी गहरी सांस से लेकर खुद को शांत करती है और आगे बढ़ करके कहती है, आकृति दीदी, इतने दिनों बाद अचानक से आपको मेरी याद कैसे आई? उद्धरण चिन्ह।
आकृति, जो कि इस समय चिपक करके रुद्र के बगल में बैठी हुई थी, तो पता नहीं उसे क्या बता रही थी, तुरंत घूम करके रोशनी की तरफ दिखती है। जब वह ऐसा करती है तो उसकी आंखों में करीब से रोशनी दिखाई देती है, मानो रोशनी का सुंदर चेहरा उसकी आंखों में कांटों की तरह गड़ रहा हो। रुद्र, जो कि इस समय अपने आईपैड में बिजी था और आकृति को बिल्कुल किसी हवा की तरह ट्रीट कर रहा था, खड़ा हो जाता है और रोशनी के पास जाकर के अपनी सूट जैकेट उतार करके उसके कंधे पर रखते हुए कहता है, लेट्स गो। उसकी इस हरकत को देखकर कि दोनों, रोशनी और आकृति, शायद जिंदगी में पहली बार एक साथ एक जैसा रिएक्शन देती है किसी चीज को लेकर के, दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उन्होंने आपसे पहले रुद्र को कभी किसी के साथ इतना केयरिंग होते नहीं देखा। हाँ, रोशनी ने कभी कभार रुद्राक्ष के साथ उसे प्यार जताते हुए देखा है, लेकिन हर बार जब भी वह ऐसा करता था ऐसा लगता था जैसे कोई चीज उसे रोक रही है और वह ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करता था, जस्ट जो करना है, जो एक नॉर्मल आप अपने बच्चों के लिए करता है वहीं पर आज उसने पहली बार शायद अपनी लाइफ में अपनी जैकेट निकाल करके किसी को दी थी, जबकि रुद्र एक ऐसा आदमी था जिसे अपना सामान शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद था, फिर वह चाहे कोई भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि जब तक ईशान और रुद्र की दोस्ती थी तब तक भी उन दोनों ने कभी अपनी चीज शेयर नहीं की थी। पर अभी तो और भी ज्यादा झटका लगने बाकी थे। रुद्र ने आकृति के सामने रोशनी की कमर पर हाथ रख और उसके एक हाथ को पकड़ते हुए उसे कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी वीक है और तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है, और क्योंकि बाहर इस समय बारिश हो रही है तो तुम्हें ठंड से बचने की भी जरूरत है। तुम मेरे पास रहो, फिर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। रोशनी अपनी आंखें फाड़े रुद्र को देख रही थी, लेकिन उसे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था जब उसने देखा कि किस तरह से आकृति इस समय अपनी दोनों आंखें और मुंह खोल करके उनके डायरेक्शन में देख रही थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वही रुद्र अपनी आंखों को तिरछा कर करके रोशनी के चेहरे की हल्की सी मुस्कान को देख रहा था और उसकी आंखों में भी खुशी साफ साफ चला करती। इस समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आज से तुम्हें वह सारे हक मिलेंगे जो तुम्हारे थे। आकृति अपना मुंह खोलकर देखी है किस तरह से रुद्रा बिल्कुल किसी केयरिंग हस्बैंड की तरह रोशनी का हाथ पकड़कर और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे बाहर लेकर जा रहा होता है। वह दोनों उसे बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं, जैसे कि वह एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतनी देर से उसने न जाने कितनी बार रुद्र का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, यही कारण था कि इतनी ठंड में भी उसने थाईलैंड वन पीस ड्रेस पहनना और अपने बालों को एक सिंपल हेयर डू में बना कर लाई ताकि वह बिल्कुल सिंपल और सेक्सी नजर आए। वह रोशनी से लगभग 3 साल बड़ी थी, लेकिन इसका असर उसकी सुंदरता पर नहीं था। पर एक चीज जो कि उसे हमेशा गलती थी वह यही थी कि रोशनी उससे छोटा है और उसकी स्किन भी बहुत अच्छी है। यही कारण था कि जब भी रोशनी और वह आसपास होते थे वह हमेशा खुद को इस तरह से ड्रेस करती थी जैसे कि कोई स्कूल एज गर्ल, ताकि लोगों को वह और रोशनी के बीच का एज डिफरेंस पता ना चले। पर लगभग 1 घंटा लगा करके जो मेकअप उसने किया था उससे पर रुद्र ने ध्यान नहीं दे दिया। पता नहीं रुद्र को क्या हो गया है, आज तक न जाने मैंने कितनी ही बार उनसे सवाल पूछे थे, बस हूँ और हाँ में जवाब देकर इन्होंने मुझे डाल दिया। रोशनी के लिए इतने सारे शब्द हैं इनके पास। आकृति से जलन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस समय वह सच में इतनी खोई हुई थी क्योंकि ये दिखाई ही नहीं दिया कि देखते ही देखते सभी लोग वहां से जा चुके हैं। जैसे ही वह खुद को होश में पाती है तुरंत भागकर हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगती है। इन सब में मैं इतना बिजी हो गई कि रुद्र चलेगा। उफ। उद्धरण चिन्ह। अस्पताल में जितने भी लोग इस समय रुद्र को देख पा रहे थे वैसे तो कुछ गिने चुने ही थे क्योंकि ज्यादातर लोगों को आज के लिए ब्लॉक किया गया था, पर जितने भी लोग उसे देख रहे थे वह सब वीआईपी शक्ल से थे और रुद्र के बगल में एक लड़की को देख करके सब हाई अलर्ट पर थे। कुछ लोग तो आपस में बात भी करने लग गए थे, अरे ये तो वही फेमस सिंघानिया कॉरपोरेशन का सीईओ है ना, जो 2 साल के लिए अमेरिका गया था। उद्धरण चिन्ह। अरे हाँ, तूने सही कहा, यही तो है रुद्र सिंघानिया। मैंने इसे उसे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, 5 साल पहले की बात है, लेकिन एक बार देखने के बाद इसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाया। तुझे पता है, मैंने तो ये तक सुना है एक बहुत ही बड़ा सनकी इंसान है जो भी इसके सामने खड़े होने की हिम्मत करता है इसे वह अपनी स्पेशल सिक्योरिटी टीम की मदद से मार गिराता है। शहर की पुलिस और पॉलिटिशियंस भी इसी की साइड से बोलते हैं। पता है 2 साल पहले ना ऐसी उल्टी उल्टी आपका आई थी कि रुद्र सिंघानिया ने शादी कर ली। मैं तो अभी कार्तिक की शादी से ही नहीं हो रही थी, तब से रुद्र ने भी कर ली और बाद में कई लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ अफवाह है और उसकी गर्लफ्रेंड है, अभी वह टीवी इंडस्ट्री की बहुत पॉपुलर हीरोइन है। हाँ सही कहा तुमने, मैंने भी सुना है। मैंने तो ये तक सुनाया कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अंदर जो प्रोडक्शन हाउस आता है उसके लिए वह कई सारी फिल्मों में हीरोइन के लिए काम भी कर चुकी है। यही है वह क्या? अरे नहीं यार, मैंने देखा था उसका रिसेंटली एक इंटरव्यू टीवी के ऊपर। यह वह नहीं है, वह तो शायद 24-25 साल की कोई औरत है और ये तो देखने से ही बचा 21 साल की लग रही है। इसका मतलब है कि वह भी एक अफवाह ही थी। रुद्र सिंघानिया असल में अपने से 8 साल छोटी लड़की को पसंद करता है।
आज साइंस तेरे बोलने का क्या मतलब है? क्या उम्र होगी रुद्र की? अगर ये लड़की 21 की है इसका मतलब रुद्र लगभग 30 साल का है। सारी बातें सुनकर के रोशनी को काफी अजीब लग रहा था। हमेशा से उसे घर की चार दीवारों में बंद रहकर रहना पड़ा था। रुद्र कई सारी पार्टी और बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था पर कभी भी उसके बगल में कोई पार्टनर नहीं होती थी। बाद में उसकी खुद की बेवकूफ़ी के कारण उसने आकृति को रुद्र से मिलवाया और आकृति ने पहली नज़र में ही रुद्र को इतना पसंद कर लिया कि घर में उनकी शादी जिसे रुद्र और उसकी माँ ने डिसाइड की थी इस तक तोड़ने की बात आ गई थी। वह तो रुद्र के दादाजी आगे आ गए, नहीं तो उसकी और रुद्र की शादी कभी होती ही नहीं। जब से उनकी शादी हुई थी वह हमेशा से चाहती थी कि वह रुद्र के साथ रह सके। दुनिया उसे मैसेज रोशनी रुद्र सिंघानिया, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें खुशियां सब चकनाचूर हो गई जब वह अपनी सुहागरात के बाद अपने रूम में अकेली सोकर उठी और बदले में 2 साल के इंतजार के उसे मिली एक दर्दनाक मौत। ये सारी बातें सोच करके रोशनी की मुठियां बैंड गई थी और वह अपने पैरों की तरफ देख रही थी। वही रुद्रा जिसे अब इन सब लोगों की बातें सुनकर के गुस्सा आ रहा था, रोशनी के अंदर हो रहे चेंज को अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आया क्या अभी तक मुस्कुरा रही उसकी पत्नी अचानक से इस तरह से गुस्से में क्यों आ गई। Lekina abi samaya nahim ta ina sabika bolo parking a lotamem. गए जहां पर एक बॉडीगार्ड पहले से ही एक शकल बनकर खड़े हुए थे। मोहित ड्राइविंग सीट पर बैठा चिंगम चबा रहा था और अच्छे खासे गाने सुन रहा था। उसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखा था और वह इस कदर खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं होगी कब गाड़ी कॉल करके रुद्र और रोशनी करके अंदर आकर बैठ गए। पहले से ही गुस्से में रुद्रा अपने हाथ को आगे बढ़ता है और मोहित के कानों पर से हेडफोन निकाल करके लगभग बाहर रोड पर फेंकते हुए एकदम ठंडी आवाज में कहता है, स्टॉप द कार यू फ्रीक। वही मोहित जब चिल्लाकर रुद्र को कुछ बोलने वाला होता है तो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है और सोचता है, बच गया, अच्छा हुआ जो मैं थोड़ा रुक गया, नहीं तो जिस तरह से यह बोल रहा है ईयरफोन अभी फेंका है कहीं मुझे ही लात मार के बाहर न निकाल दे। मोहित गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। दूसरी तरफ रोशनी रुद्र की तरफ देखते हुए पूछता है, रुद्रांश कहाँ पर है? मैंने उसे पिछले 2 दिन से देखा नहीं है, उसे एक्सीडेंट के बाद। रोशनी को उसे शांति से बात करता हुआ देख करके रुद्र एक गहरी सांस लेता है और फिर अभी अभी जो उसने लैपटॉप खोल रखा था उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने उसे देखा है? तुम्हें याद नहीं है आज जब तुम सो रही थी तब तुम्हारी भाभी आई थी, वह लेकर गई है उसे। तुम्हारा भाई घर में इंतजार कर करके पागल हो चुका है, उसे शांत करने के लिए कोई तो चाहिए। ये सुनकर कि मीरा रुद्रांश को लेकर गई है, रोशनी गहरी सांस लेती है। उसे सच में अपने बेटे को इन सब लोगों के करीब एकदम नहीं लाना था, खास करके आकृति की नज़रों के सामने। इसीलिए अच्छा हुआ जो आकृति से मिलने से पहले ही वह रुद्राक्ष को लेकर चली गई। गाड़ी स्टार्ट होती है और पार्किंग लॉट से बाहर निकलकर दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगते हैं। रोशनी जो केस में खिड़की के बाहर देख रही थी, रियरव्यू मिरर पर अपने पीछे भागती हुई आकृति को देख करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह देखी है किस तरह से अभी अभी भागकर पार्किंग लॉट में घुसी आकृति कर को जाता हुआ देख करके उसके पीछे छोड़े गए धोने के कारण खास रही होती है। आकृति इस समय इतने गुस्से में होती है कि वह अपना पैर पटक करके वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाकर के उसे गाड़ी का पीछा करना चाहती है, लेकिन 2 बॉडीगार्ड से रोक देते और कहते हैं, सॉरी मैडम लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। ये सुनकर के एटीट्यूड के साथ भारी आकृति रहती है, क्यों अंदर नहीं जा सकती? अंदर मेरी गाड़ी खड़ी है, आई नीड टू लीव दिस फकिंग प्लेस। आकृति का एटीट्यूड देखकर बॉडीगार्ड की आंखें जो कि पहले से बिल्कुल सीरियस थी अब एकदम सख्त हो जाती है और वह कहता है, बिकॉज योर कार इज नॉट हियर, आपकी गाड़ी अंदर नहीं है। ये सुनकर कि वह बॉडीगार्ड अपनी उंगली से पार्किंग लॉट की तरफ इशारा करता और कहता है, रुद्र सर को अपनी फेवरेट कार के पास गंदगी पसंद नहीं थी और उन्हें अपनी चीज़ दूसरों के साथ बातें भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हमने आपकी कार हटा करके इवनिंग के सामने वाली पार्किंग लॉट पर रख दिए हैं, आप वहां जा सकती हैं और प्लीज़ ये जगह छोड़िए, स्टैंड स्पेशली रुद्र कर के लिए बनाया गया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर के आकृति को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था इसीलिए हर एक विंग का अपना अलग पार्किंग लॉट था। इवनिंग वैसे तो ये बहुत ही लग्जरी हॉस्पिटल था, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्लेस था जिसे ऐसा चैरिटी के लिए 2 साल पहले ही खोला गया था, जहां पर कोई भी पेशेंट फ्री में इलाज करवा सकता था। यही कारण था कि उसका पार्किंग लॉट सबसे बड़ा था और वहां पर आए दिन लंबी भीड़ लगी रहती थी। उसे जगह पर एक बार कर पार्क करने के बाद निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। सोच करके किस तरह से उसे गाड़ी निकालने के लिए भीड़ में धक्के खाने पड़ेंगे। वह अपने दांत पीसते हुए सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहती है, और किस पूछकर तुमने ये किया? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं होने वाली मैसेज रुद्र सिंघानिया हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अभी के अभी जो और मेरी गाड़ी को यहाँ लेकर आओ या फिर मुझे कोई सेपरेट कार दो। ये सुनकर कि वह बॉडीगार्ड अपना चश्मा निकलता है और सामने खड़ी आकृति को देखते हुए कहता है,
आई एम सॉरी मैडम, लेकिन हम हो चुके या होने वाले में विश्वास नहीं रखते। हम सबको ट्रेनिंग के तौर पर सिखाया गया था कि हमें सिंघानिया परिवार के प्रेजेंट मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है और उनके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, फ्यूचर मेंबर्स को नहीं। इसीलिए जिस दिन आप मैसेज रूथ सिंघानिया बनेगी, हमारे सर की वाइफ बनेगी, ये संपार की मालकिन बनेगी, उसी दिन हम लोग आपके ऑर्डर फॉलो करने के लिए खड़े रहेंगे, पर अभी तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। इतना बोल करके वह दोनों बॉडीगार्ड्स फिर से अपनी अपनी जगह पर वापस खड़े हो जाते हैं। गुस्से से टमटमाते हुए आकृति इस समय में रोड की तरफ देख रही होती है, जहां से कब की रुद्र की रोल्स रॉयस फैंटम और उसके साथ उसके पीछे चल रही 3 गाड़ियां जो कि बॉडीगार्ड से भरी हुई थी गायब हो चुकी होती है। लेकिन उसका तो शायद दिन ही खराब था। वह जैसे ही एवन के वीआईपी मार्केट प्लॉट से बाहर निकलती है, एक रेड फरारी आती है और उसका पूरा बदन कीचड़ से भर जाता है। बारिश के कारण कीचड़ जम गया था और वर्कर साफ कर रहे थे, लेकिन अस्पताल इतना बड़ा था कि लगभग 100 की संख्या में काम करने के बाद भी उन्हें टाइम लग रहा था। उसकी इतनी महंगी ड्रेस को इस तरह से कीचड़ के कारण खराब होता देख करके आकृति चलाकर उसे फरारी के ड्राइवर से कहती है, उद्धरण चिन्ह दिखाई नहीं देता कि मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे फेंकने की। लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कहता, बैक सीट का विंडो नीचे हो जाता है और तन्वी अपना सर बाहर निकाल करके अपना ब्लैक गॉगल्स हटाती है और अपने सामने खड़ी आकृति की तरफ देखते हुए पूछता है, अरे देखो तो जी, क्या आपने अंकल, आपने तो आकृति मल्होत्रा को कीचड़ में भिगो दिया। जरा सोचिए, अगर उसकी ऐसी फोटोज किसी ने वायरल कर दी तो उसकी इमेज पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। सब क्या सोचेंगे कि रूथ सिंघानिया की वाउड बे वाइफ असल में कीचड़ से नहाती है। आकृति तन्वी को देखकर के दंग रह जाती है और उससे भी ज्यादा हैरानी से तन्वी की बातें सुनकर के होती है। वह अपना मुंह खोल करके तन्वी की तरफ देख रही होती है और इस समय वह इतनी ज्यादा कॉमिकल लगती है, खुद को रोक नहीं पाते और अपना फोन निकाल कर एक फोटो खींचती है और आकृति की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो आकृति, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और बात करती, लेकिन वह क्या है ना, मुझे मेरे भतीजे के साथ खेलने जाना है और मैं ऑलरेडी 1 हफ्ता लेट होना, इसीलिए बाय। इतना का करके तन्वी आराम से अपनी सीट पर कर टिक कर बैठी है और विंडो नीचे कर देती है। थोड़ी देर में गाड़ी एक बार फिर से और भी ज्यादा कीचड़ उड़ते हुए वहां से चली जाती है। आकृति जब एक बार फिर से कीचड़ में भिज चुकी थी, अपने पर वैसे ही गंदे पानी पटकते हुए कहती है, तुम इसके लिए बहुत पछताने वाली हो। उद्धरण चिन्ह वही इस समय अपने बेटे से मिलने की खुशी के कारण रोशनी और इंतजार नहीं कर पाती और बार बार खिड़की के बाहर देखी है और मोहित से पूछती रहती है, आखिर कितनी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। और हर बार मोहित उसे एक ही जवाब देता है, मैं अभी तो टाइम लगेगा। अपनी पत्नी और सेक्रेटरी के बीच होती है स्मॉल इंटरेक्शन देख करके रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाते हैं और वह सोचने लगता है, चलो रुद्राक्ष के बहाने ही सही, इतनी तो गारंटी है कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ने वाली हो, खास करके तब तक जब तक रुद्रांश मेरे पास है। उद्धरण चिन्ह वही रोशनी इस समय अपनी सीट पर अपना सर टिक करके बाहर खिड़की की तरफ देखती है, जो अब तक बंद हो चुकी होती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। खिड़की का कांच इस समय ऊपर होता है, बाहर हल्की हल्की बारिश पूरा माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक कर रही थी और वही फॉरएवर सिंगल का टाइटल अपने सिर पर लेकर घूमने वाला मोहित अच्छे अच्छे गाने अपने साउंड सिस्टम पर बज रहा था। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, दिल जानिए 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। रोशनी जिसने रुद्र की जैकेट पहनी हुई थी, यह गाना सुनकर के खुद के ख्यालों में खो गई थी। सच ही तो था, इस गाने के बल कितने ज्यादा आइडेंटिकल थे उसकी जिंदगी के साथ। एक बार मारकर वह फिर जिंदा हुई, तब भी रुद्र की पत्नी बनी, करने से पहले भी और रुद्र की पत्नी थी। यहाँ तक कि जब उसकी मम्मी उसके साथ प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि अगर उनकी बेटी होगी तो वह रुद्र से ही शादी करेगी। अपनी जिंदगी में अपने भाई और पापा के अलावा जी पहले आदमी से उसने इंटररिएक्ट किया था वह भी तो रुद्र ही था। आज अगर सच में वह सोच तो अपनी पूरी जिंदगी में उसने रुद्र के अलावा और किसी के बारे में ना कभी सोचा था और शायद सोच भी नहीं सकती थी, चाहे वह नफरत करे या फिर प्यार, सब कुछ रुद्र से ही करती थी। जख्मों को मेरे मरहम की जगह तेरा छुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। वही रुद्रा जो अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था और जिसके कानों में ब्लूटूथ का हेडसेट लगा था, उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये कोई नया नहीं था कि मोहित ऐसे रोमांटिक गाने सुन रहा था, पर यह नया था कि आज पहली बार वह अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और ऐसा गाना चल रहा था। Vidal tera mahi laki jo koi sari dunia beta diragara takis dunia kahi। ना चाहते हुए भी रुद्र की नजरें बार बार रोशनी की तरफ
जा रही थी। अपना लैपटॉप बंद करके वह अपना हेडसेट निकाल करके गाड़ी में मौजूद कैबिनेट के अंदर रखना है और अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी रुद्र की सारी हरकतें देख रही होती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि रुद्र जो अभी तक ऐसा दिख रहा था जैसे वह सोने जा रहा है, तुरंत अपनी आंखें खोलता है। लगभग बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह उसे पर झपटा मारता है, कमर पर एक हाथ रखते हुए उसकी गर्दन को दूसरी हाथ से पकड़ लेता है और उसे जोर से किस करने लगता है। वही मोहित जो मस्त मस्त रोमांटिक गाने सुन रहा था, तुरंत बीच का बैरिकेड ऊपर कर देता है। बाप रे बाप, काश मानव यहाँ पर होता और रुद्र का ऐसा रूप देख पाता है। भगवान, पता नहीं रुद्र को क्या हो गया है। ये तो वह रुद्र ही नहीं जिसे ईशान पानी पी पीकर पत्थर की मूर्ति बोल बोलकर कोसता है। वही रुद्र इस समय पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल खो चुका था और वह वही रोशनी के कंधे पर से अपनी जैकेट को हटाते हुए उसकी ड्रेस के कॉलर बटन को खोलकर धीरे धीरे उसके गर्दन पर किस करने लगता है। रोशनी जो कि पूरी तरह से रुद्र के हाथों खुद को खो बैठी थी, वापस कंट्रोल पाने की कोशिश करती है और रुद्र से पीछे हटती, लेकिन गाड़ी में जगह कम होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। वही रुद्र के हाथ इस समय उसकी ड्रेस के अंदर थे और उसकी ब्रा के ऊपर उसके ब्रेस्ट को टच कर रहे थे, जिस वजह से अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र की गर्म सांसें उसे अपने कानों के ऊपर महसूस हो रही थी और एकदम धीरे से रुद्र उसके कानों में कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें इस कदर छूने का मैंने कितने समय से इंतजार किया। तुम मेरे लिए किसी शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि जब से मैं तुम्हें छुआ है ना से लेकर के आज तक कभी किसी दूसरी औरत की तरफ देखने का मन ही नहीं किया। रुद्र के मुंह से ये सुनकर के रोशनी की आंखें तुरंत खुल जाती है और वह रुद्र की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे को देखते हैं ताकि उसे कोई हिंट तो मिलेगी। रुद्र ने जो कहा वह सच कहा। ये बात सच थी कि पिछले 2 सालों में उसने सिर्फ रोशनी को ही छुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अचानक से उसे एक पुरानी याद जिसे वह हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी फिर से उसके मन में बसने लगती है। फ्लैशबैक। आज करवा चौथ का दिन था। हर साल वह अपनी माँ से चुप करके रुद्र के लिए करवा चौथ रखने की कोशिश करती थी। बचपन के प्यार की बात ही कुछ और थी, लेकिन वह जानती थी कैसा हो नहीं सकता था, इसलिए वह हमेशा इंतजार करती थी कि जब ये त्योहार फिर से आएगा तब वो रुद्र के साथ से मनाएगी, उसके लिए व्रत रखेंगी, 16 श्रृंगार करेगी, अच्छे से तैयार होगी। पूरी तरह से तैयार रोशनी बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है। चांद कब का निकल चुका होता है, लेकिन जिस इंसान की शक्ल देखकर उसे व्रत तोड़ना होता है वह अब तक घर नहीं आया होता है। शादी के बाद पहला करवा चौथ होने के कारण एक दिन के लिए ही सही, लेकिन दादाजी ने रुद्र को वापस बुलाया होता है। अपने दादाजी की बात न टाल पाने के कारण रुद्र वापस आया होता है, टाल पाने के कारण रुद्र वापस आया होता है। जब उसे इस बार में पता चलता है कि उसे एक दिन अपने पति के साथ बताने को मिलेगा तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि पूरा दिन प्लान करने लगती है, लेकिन वापस आ करके भी रुद्र उसके साथ नहीं रहता। लेकिन वह फिर भी खुद को समझती है और सोचती है कि कम से कम पूजा तो वह रुद्र के साथ ही करेंगे, लेकिन उसे क्या पता था उसके सारे सपने जल्द ही चकनाचूर होने वाले थे। लगभग रात के 10 बजे बज गए होते हैं। उसने रुद्र को 20 से 25 बार कॉल किया होगा, पर हर बार फोन स्विच ऑफ है, फोन स्विच ऑफ है, यही उसे दूसरी तरफ से सुनाई देता था। कई सारे वॉइस मैसेज, लेकिन किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं। आखिर में वह प्लेस होकर के बेड पर बैठ जाती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। जब वह फोन उठा करके अपने कान के पास लगती है तो जो उसने सुना होता है वह सुनकर के उसके दिल के टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है। यह आकृति का फोन होता है और दूसरी तरफ से एक आदमी और औरत की लंबी गहरी सांस लेने की और अजीब सी इंटीमेट आवाज निकाल रहे होते हैं। सुनकर के कोई भी कह सकता था कि बोलो इस समय क्या कर रहे हैं। अचानक से वह औरत अपनी महीना आवाज में रहती है, आराम से रुद्रा, बेबिया, आपको पता है ना मेरे से इतना रफ हैंडल नहीं होता, मैं रोशनी नहीं हूँ। जिसके जवाब में रोशनी को एक गहरी आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। उसके सीने में इस समय इतना तेज दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके टूटे हुए दिल के टुकड़े उसके सीने में चुभ रहे हो। उसे रात को बहुत ज्यादा रोई थी। बीते दिन निरंजन व्रत करने के कारण उसका शरीर पहले से ही काफी कमजोर था। अगले दिन रुद्र सुबह 5 बजे घर वापस आए थे। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला था, रोशनी को दूर से ही शराब की बदबू दूर से ही आ रहा। 38 रोशनी की शक्तियां जागृत हो गई। रुद्रा को अभी भी अपने पैरों के बीच में दर्द महसूस हो रहा था। इस दर्द की वजह से उसे रोशनी को उठाने में दिक्कत हो रही थी। वहीं रोशनी तो मौका ही ढूंढ रही थी बस रुद्र से पीछा छुड़ाने का। अपनी गोद में रोशनी को इतना हिलता वह देख करके रुद्र से कस के पकते हुए कहता है, खेलना बंद करो, तुमने जो भी किया है जब तक तुम्हें उसकी सजा नहीं मिल जाती तब तक तो तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत।
वहीं रोशनी, जिसे बीते यादें उन जख्मों की तरह दर्द दे रही होती है जिनके गांव इतने गहरे होते हैं कि शरीर पर निशान छोड़ दे और समय के साथ भी ना जाए, वह किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं करने वाली थी। अपार्टमेंट का डोर पास में आ चुका था और रुद्र दरवाजा खोल करके सीधा अंदर जाता है। दरवाजे को अपने पैरों की मदद से जोर की आवाज के साथ बंद कर देता है और रोशनी को लेते हुए सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं रोशनी अपनी आंखें बड़ी करके बेडरूम को दरवाजे को देख रही होती है। उसे सच में रुद्र के करीब नहीं आना था। वह जब भी उसके करीब आती थी, यह बीती यादें उसके दिल में जख्मों की तरह चुभने लगती थी। उसने कभी भी आकृति के साथ रुद्र को नहीं देखा था, लेकिन उसे रात को फोन कॉल हर बार उसकी सोच को अलग डायरेक्शन में ही घुमा दिया करता था। वही रुद्र रोशनी के अंदर चल रहे उथल पुथल से अनजान था। उसे तो ये लग रहा था कि पिछले 2 सालों से उसने जैसा बर्ताव रोशनी के साथ किया है, यही कारण है जो रोशनी उसके करीब नहीं आना चाहती। रुद्र रोशनी को लेकर के बेड पर सीधा लेटा रहता है। लेते ही रोशनी तुरंत उठने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसे काबू करते हुए उसके कानों के पास आकर के अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना, स्ट्रगल करना बेकार है। जब तक तुमने जो किया है उसकी पनिशमेंट तुम नहीं भूख लेती, तब तक सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ने। और सच में रोशनी से पहले के कुछ कर पाती रुद्र उसके शर्ट की बटन खोलने लगता है और देखते ही देखते रोशनी का शर्ट उसके बदन से दूर उसे बेडरूम के किसी कोने में पड़ा होता है। इस समय वह अपनी रेड कलर की ब्रा में वैसे ही लेटी हुई रहती है और अपनी जलती हुई आंखों से रुद्र को देख रही होती है, जो कि इस समय उसके ऊपर उसके शरीर को अपनी गहरी नजरों से देख रहा होता है। क्या हुआ, मेरा शरीर आपको पसंद नहीं आया? आएगा अभी कैसे, इसके ऊपर कितने सारे दाग हैं? रुद्र, जो अपनी गहरी आंखों से रोशनी के बदन को देख रहा होता है, उसकी बात सुनकर के उसे अचानक से रोशनी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसका ध्यान रोशनी के पेट पर मौजूद सिजेरियन के दागों पर होता है। इसके साथ साथ हाल ही में रोशनी का जो एक्सीडेंट हुआ था और उसमें जो उसे चोट लगी थी, उसके दाग भी उसके शरीर पर मौजूद होते हैं। चोट तो भर चुकी होती है, लेकिन अपने पीछे ही कड़वी यादें छोड़ गई होती है। रुद्र अपने हाथों से हल्के हल्के रोशनी के शरीर पर मौजूद निशानों को तरस रहा होता है। उसे सच में पता नहीं था कि मामला इतना ज्यादा सीरियस है। उसे तो यकीन था अपनी इंटेल पर, उसे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से रोशनी हमेशा से ही स्टेबल कंडीशन में थी, इसीलिए 7वें महीने में ही डिलीवरी का होना उसके लिए भी शौकन था। लेकिन उसे रोशनी की बातें पसंद नहीं आ रही थी। वह एक बार फिर से रोशनी के पास झुकता है और उसके कान के पीछे एक हल्की सी किस करके कहता है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें तुम जैसी हो वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे तब तक कोई मतलब नहीं है इस बात से कि तुम कैसी दिखती हो, कैसी दिखने चाहिए थी, जब तक कि तुम वह रोशनी हो जिसने मेरे साथ शादी में 7 फेरे लिए थे। रुद्र की बात सुनकर के रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिमाग उसके लिए अलग अलग तरह के भ्रम बना रहा था। कभी वह रुद्र से नफरत कर रही थी तो कभी उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स जाग जा रही थी। उसे समय स्टेबल मन चाहिए था, लेकिन वह लाल लड़की थक गई थी, इसीलिए इस समय रुद्र उसके साथ जो भी कुछ कर रहा था वह उसे करने दे रही थी। देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर रोशनी और रुद्र दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और उसे कमरे में सिर्फ उन दोनों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। मोहित, जो कि दरवाजे से अपना काम सताए खड़ा था, अंदर अचानक से शांति को महसूस करके उसे अच्छे से पता चल गया था कि अभी अंदर क्या हो रहा है। सच में सर की हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं है, मतलब ये बात जानते हुए भी कि ईशान किस तरह से बिहेव करते हैं। उन्हीं के अपार्टमेंट के बगल में उनकी बहन के साथ बिस्तर पर राम 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 उद्धरण चिन्ह। सच में शादी कैसे चलानी है और अपनी पत्नी को कैसे मनाना है, कोई इनसे सीखे। उद्धरण चिन्ह। भाई दूसरी तरफ अपने घर में अपने सोते हुए भांजे की तरफ गौर से देख रहे ईशान की नज़र बार बार घूमकर घड़ी की तरफ जा रही थी। उसे इस तरह से देख करके मीरा अपनी आंखें घूमते हुए कहती है, प्लीज़ ईशान इतना सोचना बंद कर दीजिए। रोशनी छोटी बच्ची नहीं है, उसका खुद का बच्चा हो चुका है, उसे थोड़ा प्राइवेसी दीजिए। और वैसे भी अगर रोशनी और रुद्र अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लेते हैं तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है। ईशान मीरा की बातें सुनकर के अजीब समूह बनता है और सीधा होकर के बैठे हुए कहता है, चुप रहो, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ खाना हर वक्त चाहे कंगाली सही, पर मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना। पर मेरी बहन, उसकी कंडीशन चाहे कैसी भी हो, उसे हमेशा अपने पति से दूर रहना पड़ा। ना उसका बाप अच्छा और ना उसका भाई उसके लिए कुछ कर सकता था। ऐसी हालत में तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो उसके साथ किस तरह का बिहेव फॉलो करते होंगे। और उसे खानदान में तो सबको पता नहीं क्या बीमारी है, एक दादाजी को छोड़कर बाकी सबको वह छिपकली की बेटी पसंद है। उद्धरण चिन्ह। तुम ही बताओ, मेरी बहन से ज़्यादा सुंदर है, मेरी बहन से जवान है, मेरी बहन से अच्छी दिखती है नहीं, लेकिन फिर भी वह इतनी पॉपुलर है कि क्या बोले, ये सब अंधे हो चुके हैं। पूरी इंडिया में सब जो सीरियल पर 50 किलो का मेकअप थोप कर खड़ी हो जाती है, वह चीज़ सबको पसंद आती है, लेकिन रियलिटी किसी को पसंद नहीं आती।
Tuma Janati Ho Rosani Kar Katana Mana Tar Producera Banani Kar Filma Banani Kar Acting a Karan Kar Yaham Taka Ki College Ki Drama Club Ki Vaha Sabase Talented Membara Hua Karati Thi Lekina Sefarai Sili Rudra Ki Pasa Raka Sake Usan Apani Sari Opasiarinatia Ko Se Dakara Dia Yahabata Rudra Ko Bi Patathi Lekina Firabi Sadi Ki Badajo Filma Contractor Rosani Ko Malana Kahita Usan Akati Ko Dalava Dri Mina Hypocrisy Ki Bihada Hoti Hayara। कम से प्रोडक्शन टीम में ही रख लेता, लेकिन नहीं, उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई और इन सब चीज़ों के बारे में सोने का उसे टाइम ही नहीं मिला। रोशनी का खुद का करियर का क्या हुआ आज देखो, 2 ही सालों उसे बात को, लेकिन वह आकृति मीडिया में, न्यूज़पेपर में, अवार्ड सेरेमनी में हर जगह दिखाई देती है जैसे उसके अलावा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई और बच्चा ही नहीं है। और उसे औरत को भी इतनी सी भी शर्म नहीं है, अपनी बहन के पति पर डोरे डालते हुए उसके अंदर इतनी सी भी शर्म नहीं बची है, उल्टा वह तो और भी खुश है। और तुम चाहती हो कि ऐसे दुबले इंसान के साथ मेरी बहन फिर से अपने रिश्ते ठीक करे, इस बात से मुझे खुशी मनानी चाहिए और लड्डू बांटने चाहिए। इतनी आसानी से जो चीज़ मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं होती है। यार मैं जानता हूँ मेरी बहन पागल है, उसे आदमी के पीछे पर क्या कर सकते हैं। ईशान के मुंह से आकृति का नाम सुनकर ही मीरा का रोम रोम जलने लगता है। सचमुच इस दुनिया में अगर किसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था तो आकृति पर ही आता था, लेकिन सच में वह लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसे पता था कि रुद्र ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन पीछे 2 सालों में जैसी हरकतें रुद्र ने की है उसके बाद तो उसे भी शक होने लग गया है। वही सबके ख्यालों से एकदम अनजान रुद्र इस समय अपनी बाहों में लेती अपनी पत्नी की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। दोनों की बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। ब्राउन कलर की बेडशीट को अपने ऊपर लपेट वह दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, या फिर यूं कहूं तो रोशनी काफी ज्यादा थक चुकी होती है। रुद्र उसके चेहरे पर आए उसकी लाटों को हटाते हुए उसके माथे पर एक हल्की सी किस करता है और फिर जैसे ही उठने वाला होता है वैसे ही उसकी नज़र अचानक से रोशनी की गर्दन पर जाती है, जहां पर इस समय अजीब तरह के रेड पैचेस बना रहे थे। देखते ही देखते उसकी नज़रों के सामने रोशनी का बदन धीरे धीरे कल पड़ने लग गया। ये देख करके वह थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत बेड पर से उठकर खड़ा हो जाता है। रोशनी को ध्यान से देखने लगता है, उसके शरीर पर जगह जगह काली धुंध छा रही होती है। ये सब क्या है? रुद्र अपना हाथ उठा करके रोशनी के बदन को छूने के लिए आगे बढ़ता है और उसके हाथ आर पार निकल जाते हैं। ये देख करके इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तुरंत 2 कदम पीछे ले लेता है, लेकिन फिर कुछ सोच करके रोशनी के पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। उसे उठाने की कोशिश करता है कि तभी वह धुंध अचानक से उसके पूरे शरीर को घेर लेती है और रुद्र वहीं पर अपने सर पर हाथ रखते हुए बेहोश हो जाता है। रुद्र के बेहोश होते ही उसके बगल में बैठी रोशनी तुरंत अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखते हैं। उठकर बैठकर वह जल्दी से अपने शरीर के ऊपर एक नज़र दौड़ाता है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, फिर से हो रहा है। वह एक नज़र रुद्र पर डालती है और फिर सीधा बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में लगे बड़े से आईने में जब वह खुद को देखते हैं तो अपनी इंसानी रूप की जगह एक लंबे बालों वाली, एकदम काली आंखों वाली और कल धून से गिरी पेट से लग खून बह रही है और जगह जगह चोटों के निशान वाली आत्मा को देखते हैं। ये वही आत्मा थी जो उसे दिन मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ी थी। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था क्या आखिर यह हुआ क्या। तभी उसके सिर में एक तेज दर्द शुरू हो जाता है और वह अपना सिर पकड़ के इधर उधर जाने लगती है। अलग अलग चीजों से टकराती हुई वह एक कोने में बैठ करके अपने सर को कस के पकड़ लेती है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि शीशे में मौजूद वह परछाई अभी भी वहीं पर होती है। वह परछाई अपने हाथ बाहर निकलती है शीशे के अंदर से और देखते ही देखते पूरी तरह से बाहर आ जाती है और रोशनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पूरा बाथरूम जिस हाल ही में मॉडिफाई किया गया था रुद्र के लिए, वह कई धुंध से भरा हुआ रहता है। वह आत्मा रोशनी के एकदम सामने आकर खड़े होते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहती है, क्या हो गया, तुम खुद से ही डर रही हो। इस समय वह आवाज इतनी ज्यादा डरावनी होती है मानो ऐसा लग रहा हो जैसे 10 लोग एक साथ बोल रहे हो। रोशनी के सिर का दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी उसे वह बात एकदम आसानी से सुनाई दे जाती है। वह अपना सर उठा करके उसे तरफ देखती और कपकपाई हुई आवाज में कहती है, मैं जैसी दिखती हूँ उसे बात से मुझे डर नहीं है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है। वह आत्मा अपनी एकदम काली आंखों से इस समय रोशनी के इर्द गिर्द मौजूद धुंध को अपने अंदर समाते हुए कहती है, ये सब वही है जो होना चाहिए, प्रकृति है यह, मैं असल में तुम हूँ, तुम्हारे अंदर रहती हूँ मैं। इसी हालत में, इसी तरह से टूटी हुई, बुरी तरह से जख्मी तुम्हारे अंदर इस समय वह अंधेरा बनाकर मैं मौजूद हूँ, जिसकी ना तो कभी कोई सुबह है और ना ही कभी कोई उजाला। जैसे जैसे वह आत्मा जो बातें कह रही होती है, रोशनी के कर के अंदर वह सारी बातें गूंज रही होती हो। अपने दोनों हाथों से अपनी कान बंद कर लेती है, लेकिन फिर भी यह आवाज़ बंद नहीं होती। इन सब का कोई फायदा नहीं है, मुझे जो कहना है वह सुनने
से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम बस ये बात याद रखो, भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते, भले ही तुम छोटे हो और जख्मी हो, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कमजोर हो। क्या तुम्हें अपनी असलियत से भागने की जरूरत है? तुम्हारे पास वह शक्ति है इस समय है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। अगर तुम्हें कोई शक्ति मिली है, कोई मौका मिला है, तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। पृथ्वी में इस समय कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा समझती है, उनसे लड़कर उन्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। उद्धरण चिन्ह। आज से तुम्हें यमदूतों की तरह वह आत्माएं भी दिखेंगी जो कि इंसानों के बीच घूम रही है, और इसके साथ हर इंसान के किए गए कर्म भी दिखेंगे। पर हमेशा याद रखना कि एक गलती मुझे खत्म कर सकती है, तुम्हें खत्म कर सकती है। इसलिए तुम्हें उसे शक्ति को ढूंढना होगा, उसे अंधेरे को ढूंढना होगा जो खुद को रोशनी से ज्यादा शक्तिशाली समझता है, क्योंकि एक दिया पूरे कमरे के अंधेरे को भाग सकता है। तुम्हें अपने अंधेरे को संभाल के रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी अंधेरे को भगाने के लिए रुद्र तुम्हारी मदद करेगा। और हमेशा याद रखना, किसी का साथ देना चाहे मत देना, खुद का साथ कभी मत छोड़ना, इस खुद में रुद्र भी आता है। ये सारी बातें अभी भी रोशनी के सर में गूंज रही होती है। उसे बाथरूम के अंदर मौजूद चीज और उसके अंदर का टेम्परेचर अचानक से नीचे गिर गया होता है। तेज हवा से बाहर का मौसम बुरी तरह से खराब हो रहा होता है। गाड़ी में बैठ कर के वीडियो गेम खेल रहे मोहित का ध्यान बाहर खराब हो रहा है। मौसम पर जाता है, आसमान बिल्कुल काला हो चुका होता है। तेज हवाओं से आसपास मौजूद पेड़ बुरी तरह से हिल रहे होते हैं। ऐसा मौसम देख करके मोहित एकदम हैरान हो गया होता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? हाल में बैठे टीवी के चैनल चेंज कर रहे ईशान का ध्यान भी हवा से इधर उधर बंद खोल हो रही खिड़कियों पर जाता है। अपना सर बाहर निकाल करके जब वह बाहर का मौसम देखा है तो थोड़ा हैरान रह जाता है। सुबह से तो हल्की हल्की धूप थी, अचानक से इतनी काले बादल कहाँ से मन रहने लग गए। बाथरूम में इस समय अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ी रोशनी अचानक से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें इस समय भी बिल्कुल और आत्मा की तरह काली हो गई होती है। आसपास में हवा में मौजूद सामान अचानक से अपनी जगह पर आ जाता है और बाथरूम में मौजूद वह कई ढूंढ वापस रोशनी के अंदर सामान लगती है। देखते ही देखते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर रोशनी की आंखें अभी भी वैसी होती है, एकदम काली, बिल्कुल रात के अंधेरी की तरह। अपना हाथ उठा करके जब वह अपने हाथों की लकीरों की तरफ दिखती है तो उन्हें देख करके जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, किस्मत ने भी मेरे साथ कैसा खेल खेला है, मुझे एक ऐसी जंगी मैदान पर उतार दिया जहां पर दुश्मन अंधेरों में छुपा है, लेकिन मैं भी इन अंधेरों को चीर करके बाहर निकलूंगी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी थोड़ी ही देर में तैयार होकर के एक ब्लैक कलर की कुर्ती और उसी से मिलती जुलती ब्लैक कलर की लेगिंग्स पहन करके बाहर निकलती है और उसकी नज़र ना चाहते हुए भी बेड पर सोते हुए रुद्र पर जाती है। वह अपने कदम बढ़ा करके रुद्र के पास जाती है। उसे ये तो नहीं पता होता कि रुद्र ने उसके बारे में कितना कुछ देखा या कितना कुछ जाना, पर उसे यह बात अच्छे से पता चल जाती है कि अचानक से उसके अंदर इतनी सारी काली ताकत एक साथ इकट्ठी कैसे हुई। वह रुद्र के सर पर मौजूद उसे पीली धूंध को देख रही होती है। अचानक से उसके बिल्कुल वैसे ही गहरी आवाज गूंजने लगती है, तुम्हारे पति के आसपास का और कितना अच्छा है, कितने अच्छे कर्म किए हैं उसने, देखो कैसे उसके इर्द गिर्द वह पीली धूंध घूम रही है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अपना सर हल्का सा घूम करके अपने पीछे देखी है। उसके सामने वही आत्मा होती है जिसे उसने अभी 4 दिन पहले मीरा के मंगलसूत्र में से निकाल करके कैद किया था। उसे पता था ऐसा होना तो तय ही होगा अब, जबकि वह इंसान ही दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच का एक ऐसा मीडियम बन चुकी थी जहां उसे इंसानों के साथ साथ आत्माएं भी देखने मिलती थी। तब ये सब तो उसके लिए बहुत नॉर्मल था। रोशनी ज्यादा देर उसे कमरे में नहीं रहती, उल्टा उसे कमरे से बाहर निकलने लगती है। रोशनी को बाहर जाता देख करके वह आत्मा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। जिस तरह से कई ढूंढ रोशनी की आत्मा के इर्द गिर्द थी वैसी कई ढूंढ नहीं, लेकिन हॉकी ग्रे ढूंढ इस समय उसे आत्मा के पीछे भी होती है। रोशनी के एकदम सामने खड़े होकर के अचानक से गिरती हुई अपनी आंखों को उठा करके वह अपने सिर में लगाते हुए कहती है, तुमने अभी अभी प्रकृति का करिश्मा देखा ना, अब तुम भी हमारी तरह ही हो। रोशनी एकदम शांति से लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठ जाती है और अपने पैर पर चढ़कर अपने सामने उड़ रही उसे आत्मा को देखते हुए पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा और उसे तांत्रिक के बारे में बता सकते हो जिसने तुम्हें उसे मंगलसूत्र में कैद किया था। वह आत्मा अपनी गिरी हुई आग को अच्छी तरह से फिट करती है अपनी शक्ल में और अपनी शक्ल को टेढ़ा करते हुए कहती है, मेरा नाम आत्मा है और मेरे शरीर का नाम महक था। जहाँ तक बात रही उसे तांत्रिक की, तो मैं उसे तांत्रिक से कमजोर थी। उसे तांत्रिक की सिद्धियां मेरे से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, यही कारण था कि वह मुझे उसे मंगलसूत्र में कैद करने में सफल रहा। ये सुनकर के रोशनी अपना सर हाँ में हिलती है और कुछ सोचते हुए कहती है, अब जबकि तुम आज़ाद हो चुकी हो तो फिर तुम्हें चुना है मेरे साथ वफादारी या फिर हमेशा के लिए पाताल की आग में जलना, क्योंकि शायद तुम्हें पता ही होगा कि पाताल के नियम क्या है। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहकर के रोशनी अपनी गहरी आंखों से अपने सामने मौजूद उसे लड़की की आत्मा को देख रही होती है, जिसे इस समय अगर कोई नॉर्मल आदमी देखा तो डर के मारे खुद आत्मा बन गया होता। जो लोग मर जाते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है? सब लोग कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि यह सब सिर्फ आधी अधूरी सच्चाई है। गरुड़ पुराण में जो भी कुछ लिखा गया है, जो भी कुछ मौजूद है, वह सब एकदम सच है। Hara Atma ko Karan ki Bada Yamaraja ki Daravaje ko Kartakatana। पढ़ता है और फिर चित्रगुप्त उनके कच्छा चित खोलते हैं, जिसके बाद उनकी सजा तय होती है। पर यह सब तो सिर्फ किस्मत वालों के साथ होता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छे कर्म किए ही है। लेकिन जो लोग मरते समय अधूरी इच्छा लेकर मारे होते हैं, जिनका मर्डर हुआ होता है, जिन्होंने आत्महत्या की होती है, उन लोगों के लिए तो मुक्ति के तौर पर यमलोक के दरवाजे भी नहीं खुले रहते, क्योंकि आत्महत्या अपने आप में ही एक सबसे बड़ा घिनौना कृत्य है जो कि कोई भी इंसान कर सकता है, और वह भी तब जब मरते समय उसकी कोई बहुत ही प्रबल इच्छा अधूरी रह गई हो। ऐसे लोगों को पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए दूसरी दुनिया होती है पृथ्वी, और उसमें रह रहे जीवों से कई गुना अलग। लेकिन जो लोग थोड़ी सी भी ताकतें और सिद्धियां अपनी साधना से हासिल कर लेते हैं, वह लोग खुद को इतना शक्तिशाली समझते हैं कि जानबूझकर इस दुनिया में रह रहे प्राणियों को पृथ्वी पर वापस लाते हैं, उनके अंदर लगभग मर चुकी कामना को जगाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से कुछ ऐसे काम करने पर मजबूर कर देते हैं जो कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते फिर ये लोग कालचक्र से दूर हो जाते हैं और शैतान और पिशाचों की उन श्रेणी में आ जाते हैं जो भगवान से इतनी ज्यादा दूर हो जाते हैं कि मुक्ति का मार्ग ही छोड़ देते हैं। महक ने भी भले ही उसे तांत्रिक के हाथों सहित पर अब तक इतने मासूम लोगों को मारा होता है, इतने मासूम लोगों के दर्द भारी आत्माओं को अपने अंदर समय होता है कि वह चाह कर भी उसे जन्म और मरण के चक्र में वापस नहीं जा सकती थी। इस समय वह पिशाच लोक में फंस चुकी थी, और अगर उसे इन सब से मुक्ति चाहिए थी तो उसे अच्छे कर्म करने थे, जो कि आत्मा रूप में तो नहीं ही किया जा सकते थे। इसीलिए उसके लिए चुना ज्यादा मुश्किल नहीं होता और वह तुरंत रोशनी को हाँ कर देती है। Samankari Batani ki Hatha Sanakara ki Rosani Hawka Sa Muskarati। है, और फिर वही पासी में डाइनिंग टेबल पर रखे फ्रूट नाइट को उठा करके अपनी उंगलियों में एक कट मरती है और एक बूंद खून गिरा करके कुछ मंत्र पढ़ती है। देखते ही देखते हैं उसे जगह पर इर्द गिर्द एक आंख का गोला बन जाता है, जिसमें रोशनी और उसके सामने मौजूद महक की आत्मा दोनों एक साथ खड़े होते हैं। महक की आत्मा अपने इर्द गिर्द बने गले को देखते हैं, देखते ही देखते हैं वह गोला एक पास का रूप ले लेता है, जो कि उसके गर्दन और पेट को एक साथ झगड़ा रखता है और फिर अदृश्य हो जाता है। ये देख कर के महक की आत्मा एक डरावनी हंसी हंसती है और कहती है, क्या बात है, अभी शक्तियां मिले तुम्हें, मुश्किल से कुछ समय मिलता है और तुमने मुझ पर रक्तभेदी पाश का प्रयोग भी कर दिया। ये देख कर के रोशनी आराम से सोफे पर बैठ जाती है और अपनी आंखें तिरछी करके कहती है, जिसे खुद को बनाने वाले को धोखा दे दिया हो उसे पर आखिर इतनी आसानी से यकीन कैसे किया जा सकता है? तुम पर यकीन में नहीं कर सकती। कल को अगर कोई मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली मिला तो तुम उसके पास जा सकती हो, इसीलिए पता लगने के साथ बंधे रहना तुम्हारे लिए ज्यादा सही होगा, ताकि अगर तुम कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश करो तो यह अग्नि से तुम जल जाओ। रोशनी की बात सुनकर महक की आत्मा उसकी तरफ देखती है और फिर उसके एकदम सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाली हूँ, ये बात तुम याद रखो, लेकिन इतना कहना पड़ेगा, तुम्हारा पति कई सारी शक्तियों को अपनी तरफ खींच सकता है। ये सुनकर के रोशनी भी सच में पड़ जाती है। ये बात शायद बहुत कम इंसान जानते हैं, या यूं कहूँ तो सिर्फ वही जानते हैं जो कि अपनी गॉड को, अपने धर्म को समझने में यकीन रखते हैं, जो कि प्रकृति के नियमों को समझना चाहते हैं कि भले ही पृथ्वी पर इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राणी क्यों ना हो, लेकिन वही अगर यह चीज शैतानी दुनिया में देखी जाए तो इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इंसान भले ही खुद को कितनी ही जातियों में क्यों ना बांट ले, पर इसे इस बात को नहीं जुटलाया जा सकता कि अगर किसी दूसरी दुनिया की ताकत से उसका सामना हो जाए तो वह कितना कमजोर है। जिस तरह से अपने से किसी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकता, ठीक उसी तरह से यह शैतानी शक्तियां भी कभी भी अपने से ज्यादा अच्छे कर्म वाले इंसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सबकी मंजिल मुक्त होना होता है, सबको अंत में मुक्ति चाहिए होती है, लेकिन इस मुक्ति के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनना पड़ता है, जिसमें न जाने कितनी ही बार शरीर बदलना पड़ता है। जब एक आत्मा कई सारे शरीर बदलकर और अच्छे अच्छे कर्म करके खुद को मुक्ति के लायक बनाती है, तब उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमता और भी अलग अलग रंग बदलता है। हम सब सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि वह जैसे जैसे अपने आप को सुधारते हैं, उनके इर्द गिर्द मौजूद करने भी बदलती जाती है। यही करने किसी का भाग्य तय करती है।
Rosani ko jisa bataki sintathi vaharudraki erdagerdagamata hua orata syada yahi vajahathi ki vaharudra eka dasare ki jivana sathi the jayam eka tarafa usake andara andherata nakaratmaka urjathi vahim dusari tarafa rudra mem ujala asali sakaratmaka urja yahi karanata ki aja jabaratain salam ki badavaha rudra eka dasare ki kariba air the taba usapane andara maujuda andhir kar asasa huata। जिस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, जिस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को खींचते हैं, जिस तरह से दो उल्टे मैग्नेट से एक दूसरे को तरह खींचते हैं, ठीक उसी तरह से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग एक दूसरे को। Ch39 Pahali Larai Aura Badale Tivara, Rosani Isa Samaya Livinga। रूम में मौजूद बाथरूम का उसे कर रही होती है जल्दी से तैयार होकर के वह सीधा किचन में जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगती है। अभी वह अपना काम कर ही रही होती है, जैसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है, लेकिन वह अच्छी तरह से समझ चुकी होती है कि यह रूड रही है, इसलिए वह ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और देखना चाहती है कि आखिर वह क्या करते हैं। रुद्र बड़े ही हल्के कदमों के साथ किचन में आता है और जल्दी से रोशनी को पीछे से गले लगाते हुए उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है। रोशनी के लिए ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है और वह थोड़ा घबरा जाती है। उसने इस समय गर्म पानी का पाटिल पकड़ रखा होता है जिससे वह रुद्राक्ष का निप्पल साफ करने वाली होती है, पर अचानक से रुद्र के करीब होने के कारण उसके हाथ से पाटिल छूट जाता है। वह खोलता हुआ गर्म पानी उसके ऊपर गिर जाता है। एक तेज आवाज के साथ वह पाटिल जमीन पर ढगला जाता है। रुद्र तुरंत रोशनी से पीछे होकर के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रोशनी को अपने पास खींचते हुए वह उसे अपनी तरफ घूम करके ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसे डर था कि कहीं रोशनी जाली ना हो, पर रोशनी उससे दूर हो जाती है और किचन की दूसरी साइड में रखा पूछा उठाकर जल्दी से पानी पूछने लगती है। जब रोशनी बिल्कुल ठीक होती है और एकदम आसानी से चल फिर रही होती है, ये देख करके रुद्र गहरी सांस लेता है, पर वह अनजान था। ये यूं कहो तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह अपनी असल में इतना गर्म होता है। कितने समय से पूरे जमीन पर फैले होने के बाद भी अभी भी उसमें से धुआं निकल रहा होता है, तो फिर इतना सारा पानी रोशनी के ऊपर गिरने के बाद भी उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। रोशनी गुस्से के साथ पीछे घूमकर रुद्र की तरफ देखती और कहती है, आपकी वजह से मैं डर गई और पानी नीचे गिर गया। अब बाहर जाइए, किचन से मुझे ये सब साफ करने दीजिए। कुछ नहीं कर रहे तो जाकर अपने बेटे को तैयारी कर दीजिए। रुद्रा हैरानी के साथ रोशनी को देखने लगता है। रोशनी उसके ऊपर चिल्ला रही थी और उसे इतनी बुरी तरह से डांट रही थी, उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। आज तक कभी रोशनी ने उसके ऊपर तेज आवाज तो दूर की बात है, बुरे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने पिछले 2 सालों में इतना कुछ किया था, लेकिन फिर भी आने के बाद रोशनी ने उससे झगड़ा नहीं किया था, पर आज तो बिना कुछ किया ही इतना चिल्ला रही थी। वैसे तो रुद्र कुछ नहीं कहता और चुपचाप किचन से चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसके किचन से जाते ही रोशनी अपनी साड़ी को उठा करके देखती है। इस समय उसके दाहिने पैर पर लगभग घुटने तक एकदम लाल हो चुका होता है। उसके गोरे बदन पर वह जलने का निशान काफी ज्यादा गंदा दिख रहा होता है। पानी इतना गर्म होता है कि तुरंत छाले भी पड़ गए होते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली होती है वह ये होती है कि जैसे जैसे उसके चमड़े पर वह छाले पड़ रहे होते हैं, वैसे वैसे ही अपने आप ही वह चोट भर रही होती है। देखते ही देखते वह पर बिल्कुल पहले की तरह हो चुका होता है। कोई देखकर नहीं कह सकता अभी अभी इसके ऊपर एकदम खौलता हुआ गर्म पानी गिरा हो। वही रुद्रा बड़े ध्यान से किचन की तरफ देख रहा होता है। उसने अपने बेटे को तैयार कर दिया होता है और इस समय उसे अपनी गोद में लेकर खिला रहा होता है, लेकिन बार बार उसका ध्यान रोशनी की तरफ जा रहा होता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा होता जैसे कि रोशनी बदल गई है, कुछ तो बदला है अभी। रोशनी तो प्लेट में ब्रेकफास्ट सजा कर लाती है और एक रुद्र के सामने रखती है और एक खुद के सामने रखकर बैठ जाती है और खाने लगती है। वह इंतजार कर रही होती है अब सवाल पूछेगा, क्योंकि उसने जवाब तय कर लिया होता है और जैसा कि उसने सोचा था रुद्र उस सवाल पूछता है, कल रात को मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर से काला धुआं निकल रहा है। इस पर रोशनी रुद्र को 2 टोक जवाब देते हुए कहती है, मेरे ख्याल से आपका दिमाग खराब हो गया है। आपको लग रहा है कि आप ऐसे बहाने देंगे और कल रात आपने जो मेरे साथ जबरदस्ती की वह बाद में भूल जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है रुद्र सिंघानिया। मेरे बार बार मना करने के बाद भी आप मेरे करीब आए और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको आपकी मनगढ़ंत कहानी सुनाने के बाद माफ कर दूंगी। रोशनी का जवाब सुनकर के रुद्र अपनी आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहा होता है कि रोशनी अचानक से इस तरह से क्यों बात करने लग गई थी। वहीं रोशनी रुद्र के रिएक्शन को देख
करके कहती है, क्या हो गया? यकीन नहीं हो रहा है कि हमेशा आपके सामने चुपचाप शर्माते हुई वह लड़की अचानक से इतनी तेज आवाज में कैसे बात कर रही है। तो अब मेरी बात सुन लीजिए, इन सब की आदत डालीजिए। आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, आपको मुझे डिवोर्स नहीं देना था ना, तो मत दीजिए, लेकिन अब से मैं आपकी और कोई बात कभी नहीं मानूंगी, आपका कहा कभी नहीं करूंगी। और आपने अगर मेरे साथ कुछ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो आपको इतनी आसानी से माफ भी नहीं करूंगी। यह मेरा रोशनी मल्होत्रा का आपसे वादा है। इतना कहकर रोशनी कुछ देर रुद्र को होती है और फिर अपना खाना आराम से खाने लगती है। वही रुद्र अपनी आंखें फाड़कर और अपना मुंह खोलकर रोशनी को देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह अभी क्या हुआ। Rosani Rudra ka Rexana Deka Karak Mana Hai Mana Muskara Rahi Hoti Ora Soka Rahi Hoti Hai, Basa Mujay Patata Isa Bolan ki Rudra Kala Rata ki Bata Para Atana Jana Nahim Denj Jatana Unhem Mir Badale Andaja Parajana Dina Hoga। ब्रेकफास्ट वह लोग का ही रहे होते कितने में रुद्र का फोन बजने लगता है। वह एक नज़र उसे पर डालता है तो मोहित का कॉल आ रहा होता है। वह जल्दी से अपने ब्रैग की आखिरी बाइक लेकर के फ़ोन उठाता है और उससे बातें करने लगता है। इतने में रोशनी उठ करके जल्दी से अपनी साड़ी ठीक करती है और हल्का सा मेकअप लगाती है। इस समय उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद पड़ गया होता है, इसीलिए वह मेकअप का इस्तेमाल करके खुद के रंग को नॉर्मल दिखाना चाहती थी। उसने एक ब्लैक और डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मैचिंग ब्लाउज के साथ एक हैंडबैग पड़ा हुआ था। कमरे से बाहर निकाल करके वह अपने बालों को हल्का सा पीछे झटकती है और रुद्राक्ष को गोदी में लेकर के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। वही इस समय अपनी घड़ी लग रहा है। रुद्रा रोशनी को बाहर जाते देखा है, उसे टोकते हुए पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर के रोशनी बिना रुके नीचे जाती है और कहती है, रुद्राक्ष का बॉडी चेकअप का टाइम हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई इन्फेक्शन या बीमारी हो, इसीलिए मैं नीचे जा रही हूँ जहाँ पर मोहित अभी गाड़ी लाकर खड़े हैं। उसकी बात सुनकर के रुद्रा आगे बढ़कर के उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ घूमते हुए कहता है, इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, वह वेट कर लेगा, और वैसे भी मेरे बेटे का चेकअप किए बिना डॉक्टर कहाँ जाएंगे। रोशनी रुद्र का हाथ अपने हाथ से झटक देती है और कहती है, लगता है आपको हर जगह अपने पैसों का रुतबा दिखाने की आदत हो गई है, बट आई एम सॉरी, मेरे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं वेट कर सकूं आपके तैयार होने का। मैं नीचे जा रही हूं, अगर आपको अपने बेटे के किसी काम में इन्वॉल्व होने का मन है तो फिर आप भी आ सकते हैं। इतना कहकर रोशनी बिना रुद्र की तरफ देख नीचे जाने लगती है। वही रुद्र रोशनी के नेचर में आए इतने बड़े बदलाव को देख करके हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर हो क्या रहा है सुबह से। वही इस समय गाड़ी में बैठा रोहित अपार्टमेंट के एंट्रेंस की तरफ देख रहा होता है। किसी को न आता देख करके वह गाड़ी में ही मौजूद छोटे आयुष कंटेनर में से ठंडे पानी की बोतल निकलता है और पानी के चित्र अपने मुंह पर मार करके 2-3 घूंट पानी पी करके सोच है, मैं भी क्या मुसीबत अपने गले लगा लिया। दुनिया में किसी भी इंसान का पता लगाने में नंबर 1 सबसे बड़ा हैकर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड सेक्रेटरी होने के बाद भी मैं गाड़ियां लेकर बिल्डिंगों के बाहर इंतजार कर रहा हूं। काश मेरे पापा भी कोई सीईओ होते तो मुझे भी आज कंपनी मिलती संभालने के लिए और मेरे अंदर भी 50 नौकर होते। लेकिन मोहित अभी यह सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी एंट्रेंस पर का नज़ारा देख करके वह इतना हैरान हो जाता है कि पानी उसके गर्दन में अटक जाता है। वह देख रहा होता है कि कैसे पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपने कदमों के नीचे रखने वाला रुद्र सिंघानिया, जिसकी एक बार कहने पर लोग एक्शन लेने लग जाते हैं, वह इंसान इस समय अपनी पत्नी के पीछे तेज कदमों के साथ उसी का बैग पकड़े चलकर आ रहा होता है। यह क्या हो गया? आज सूरज दक्षिण से निकला है, क्या ये रुद्र सर में किसी का बैग उठा रहे हो? ये कब से किसी के ऑर्डर से लेने लग गए? भाई रोशनी तुरंत गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे इस तरह से खड़ा देखकर के मोहित जल्दी से आगे बढ़कर के गाड़ी का दरवाजा खुलता है। रोशनी अंदर जाकर बैठ जाती है, उसका बैग अपने हाथों में लिए गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। मोहित अभी भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है एक लेडीज पर्स किस तरह से रुद्र ने करी कर रखा था और दरवाजा बंद करके अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ जा करके बैठ जाता है। रोशनी सुबह से ही हूँ को इग्नोर कर रही होती है, उसे जब भी बातें कर रही होती है तब कड़वी ही बातें बोलता है। अभी भी रुद्र की तरफ नहीं देखा, उल्टा खिड़की के बाहर देख रही होती है आसमान की तरह। इधर उधर देखते ही उसकी नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठकर रेडियो ऑन कर देने वाले मोहित पर पड़ती है, जो कि इस समय अच्छे गाने सेलेक्ट कर रहा होता है। मोहित की तरफ देखते हुए अचानक से उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आ जाता है। वह देखी है किस तरह से बिना हड्डियों वाला एक जमीन पर रेंगता हुआ पीला सब कुछ मोहित के इर्द गिर्द बंधा होता है और मोहित इस समय उसे चीज को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह चीज मोहित से दूर ही नहीं हो रही होती। उसने मोहित को इस कदर झगड़ा होता है कि देखते ही देखते मोहित के शरीर में से हड्डियां टूटने की आवाज में आने लगती है, आसपास खून ही खून रहता है।
अचानक से यह सपना अपने आप ही टूट जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मोहित अभी भी गाना सेलेक्ट कर रहा होता है और रोशनी उसकी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। वहीं रोशनी के बगल में बैठा रुद्र अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द को इतनी ध्यान से देखा हुआ देख करके चढ़ जाता है और मोहित को ही डांटे हुए कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना गाड़ी चलाते हुए कोई गाने नहीं, गाड़ी स्टार्ट करो चुपचाप। डांट सुनने के बाद मोहित का मुंह गिर जाता है और वह गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। अभी उसने चाबी घुमाई ही होती है, कितनी देर में उसके सीट के बगल में एक पतला सा हाथ 41 जैसा कुछ लिए उसके सामने होता है। उसे ताबीज को देख कर के मोहित एक बार तब इसकी तरफ देखा है और एक बार अपने सामने हाथ बंधाए रोशनी की तरफ देखा है। रुद्र भी रोशनी को देख रहा होता है। रोशनी उन दोनों की ही नजरों को इग्नोर करते हुए कहती है, ये ताबीज अपने पास रखे, काली ताकत को आपसे दूर रखेगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना इतना नाम कमाने के बाद रोशनी की बातें सुनकर के अपना मुंह खोलकर उसे देख रहा उस तावीज़ को अपने से दूर करके रोशनी को देते हुए कहता है, मैडम मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, अभी क्या मुझे। लेकिन फिर वह देखता है कि किस तरह से रोशनी का चेहरा गिर जाता है और ये देखकर के उसे थोड़ा बुरा लगता है। वह उसे कुछ कहने वाला होता है कि इतनी देर में उसे अपने ऊपर रुद्र की जलती हुई नजरें महसूस होती है। वह ना चाहते हुए भी ताबीज को रोशनी के पास से उठा करके अपनी पॉकेट में रखता है और किसी आई सी हंसी के साथ ड्राइविंग सीट पर ठीक से बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगता है और सोचने लगता है, ऐस वैसे सबको हो क्या गया है। उद्धरण चिन्ह च40 प्रेत आत्मा का मोहित पर हमला। गाड़ी तेजी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही होती है। ड्राइविंग सीट पर बैठा मोहित इस समय बार बार अभी कुछ समय पहले हुई घटना के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अमेरिका कितनी डेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़कर वापस आई रोशनी इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी रोशनी इन सब अंधविश्वास में कैसे यकीन कर सकती है। उसने तो मन ही मन सोच रखा था कि एक बार जब वह रुद्र के साथ अकेले ऑफिस में होगा तब उससे बात करके पता लगाएगी कि आखिर रोशनी को अपनी जान में फंसा कर उनसे पैसे कौन ले रहा है। वही रुद्रा तब से जब से वह गाड़ी में बैठा था रोशनी की तरफ देखे जा रहा था। उसे रोशनी के अंदर आया बदलाव एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। काश करके अभी कुछ समय पहले जिस तरह से उसने मोहित को ताबीज दी थी बात उसे और भी इरिटेटिंग लग रही थी। वही गाड़ी में बैठे दोनों मर्दों के ख्यालों से अनजान रोशनी अपनी आंखें बंद करके पिछली जिंदगी की यादों को याद कर रही थी। वह याद कर रही थी आखिर वह कौन सा पॉइंट था जब से मोहित इन सब चीजों के चक्कर में फंसा था। रुद्र के करीबी ज्यादातर उसके दोस्त थे जो कि उसके साथ पढ़ा करते थे या फिर वह लोग जो अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट थे। रुद्र हमेशा ऐसे ही लोगों को चिंता था जिनके अंदर लॉयल्टी के साथ साथ टैलेंट भी कूट कूट कर भरा हो। इन्हीं में से उसके दो सबसे ज्यादा ईमानदार वकस थे, कार्तिक और मोहित, जिन्हें रुद्र का दया और बाया हाथ भी कहा जाता था। बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजों में मोहित और ट्रेनिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड सारी चीजों में कार्तिक। इनमें भी मोहित का काम कुछ ऐसा था जो डायरेक्टली सबको इन्फ्लुएंस करता था। कौन सा एम्प्लॉय किस जगह फिट करना है, किसी एम्प्लॉय की कितनी अहमियत है, कौन सा किस कैटेगरी में काम करेगा, कौन से मीटिंग कब है, किसके साथ है, कंपनी के अकाउंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ मोहित संभालता है। रोशनी को अच्छे से याद था कि किस तरह से उसके मरने के 1 साल के अंदर ही रुद्र का सेक्रेटरी चेंज हो गया था और कोई दीपक नाम का आदमी आ गया था जिसका रुद्र से पर्सनली कोई रिलेशनशिप नहीं था। इनफैक्ट उसे यह बात अच्छी तरह से याद थी कि इस आदमी का डायरेक्ट लिंक आकृति से आता था। तब उसने इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब वह इन सब के बारे में सोच रही थी तो उसे रिलायंस हो रहा था कि सिर्फ रुद्र के परिवार वालों को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी टारगेट किया गया है। उसे अच्छे से याद था कि किस तरह से रुद्र की लाइफ की लास्ट ईयर्स में उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक हुआ था जिसमें रुद्र के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। उसे टाइम पर कार्तिक ने उसकी जान बचाई थी, पर अफसोस की बात तो ये थी कि उसे अटैक के बाद कार्तिक की भी मौत हो गई थी। वैसे भी मोहित के मरने के बाद कार्तिक और रुद्र के बीच के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे थे। इसके बाद रुद्र ने अपने करीब किसी को भी नहीं आने दिया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला था कि दीपक के जरिए एक टेररिस्ट को रुद्र की पर्सनल डिटेल्स मिल गई थी। इसके बाद है सिक्योरिटी में लोग फोन निकाल करके इस अटैक को प्लान किया गया था। इन सारी चीज घटनाओं से एक बात तो फिक्स थी कि आकृति अकेले इतने बड़े लेवल पर तो प्लानिंग नहीं कर सकती। कोई तो है जो अंधेरों में बैठ करके उनके खिलाफ ही सब प्लान कर रहा है और जिसका सीधा टारगेट रोशनी और रुद्र है। थोड़ी देर में गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। रोशनी जो पूरी तरह से ख्यालों में खोई हुई थी, अचानक से उसके साइड का दरवाजा खुलता है। रोशनी थोड़ा हड़बड़ा जाती है और फिर संभल कर जो अपना सर उठाकर देखती है तो वहां पर रुद्र खड़ा होता है जिसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया होता है। रोशनी रुद्र की तरफ एक बार देखी है और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ घूम करके रुद्राक्ष को गोद में लेती है और गाड़ी से बाहर निकाल करके सीधे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी यह हरकत देख करके रुद्र अपने दांत पीस कर रह जाता है। वहीं पर खड़ा मोहित यह सब देखकर इतना हैरान हो जाता है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह एक बार रोशनी को देखा है और एक बार रुद्र को देखा है।
यह इन दोनों के बीच हो क्या रहा है? रोशनी में इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई? मैं क्या मिस कर दिया? और रुद्र सर, अगर यह कोई और देखा तो क्या ही सोचता कि जिस इंसान को इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहा जाता है वह असल में अपनी पत्नी से छी 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 मत सोचो, जाने दो। मोहित हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और रुद्र के सामने सर झुका कर खड़े होते हुए कहता है, कर चले वह, मुझे गाड़ी के अंदर से बास्केट निकालनी है। मोहित की बात सुनकर रुद्र एक नज़र उसकी तरफ डालता है और फिर रोशनी के पीछे पीछे जाने लगता है। मोहित गाड़ी की चाबी वहीं पास में खड़े बॉडीगार्ड के हाथों में फेंकते हुए कहता है, इसको एकदम ठीक से पार्क कर देना, और हाँ एक बात याद रखना, बुरा देखना भी मत और बुरा कहना भी मत। गांधी जी के तीनों बंदरों को अपने दिमाग में फिट कर लो, आने वाले दिनों में काम आएगा। Isake bada mohita muscarat you andara kala jata hi rosani ora rudra sida pidia triziana departamenta ki tarafa ya rehi the jayam para isis amaya kaldakyara unita ki andara doctara amta unaka vita kara rahi thi amta 27 sala ki eka kafi yanga kalda specialista doctara thi lekina apani academics mem inhon bear logum kopish hora rakatar Isake sata pain balabig para attain bear aspitala ki kalda ki departamenta ki haidabani thi Pikale kucha samaya she America mem praktiza kara rahi thi lekina inakaratana nama sunain ki rudra nahim inhem India vapasabulaya ta। अमृता इस समय अपने केबिन में बैठे बैठे एक बुक पढ़ रही थी, तभी अचानक से उनकी नज़र गिलास के विंडो के बाहर जाती है जहां से वह रोशनी को आता है। वह देखी है, वह बंद करके साइड में रखे बुक शेल्फ पर अपनी बुक रखते हुए वह उठ करके खड़े हो जाते हैं। इतने में रोशनी केबिन के अंदर आती है। अमृता अपनी नज़रें रोशनी की तरफ घूमती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा रहता है। ऊपर से नीचे तक अपने सामने खड़ी औरत को देखने के बाद वह सोचने लगती है, तो यह है रुद्र सिंघानिया की पत्नी और मल्होत्रा खानदान की सबसे छोटी बेटी। चलो देखते हैं आखिर इनका नेचर कैसा है, क्योंकि दिखने में तो काफ़ी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस को तो टिटकारी रहती है ये। रोशनी अपने सामने खड़ी फीमेल डॉक्टर को देखकर के हल्का सा मुस्कुराती है। अमृता उसे अपने सामने रख चेयर पर बैठने का इशारा करके खुद अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। इतने में रुद्र अंदर आता है और आगे बढ़कर के रोशनी के पास रखी चेयर पर जाकर के बैठ जाता है। अमृता चेयर पर बैठते हुए पेपर वेट के साथ खेलते हुए रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, हेलो मिस्टर सिंघानिया, हॉस्पिटल में अगर मिलने में हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये सुनकर के रुद्र से पहले के कुछ कहता रोशनी बीच में ही बोलती है, जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है, एक्चुअली मुझे तो आपसे मिलकर खुशी हो रही है। मैंने काफ़ी पढ़ा है आपके बारे में, आप एक बहुत अच्छी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। रोशनी की सारी बातें सुनने के बाद अमृत उसकी तरफ एक नई रोशनी से देखने लगती है। वह एक अच्छी सी मुस्कान के साथ कहती है, वो मैसेज सिंघानिया, नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका कॉन्फिडेंस देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि इतनी फेमस आदमी की पत्नी होने के बाद आप खुद को इन्फीरियर समझेंगी, बट ऐसा नहीं है। आपने तो मेरा आपके लिए जो नज़रिया था वही बादल। उसकी बात सुनकर के रोशनी खाली मुस्कुराती है और वहीं पर मोहित जरूर के पीछे खड़ा होता है और रुद्र दोनों इस समय अपने सामने बैठी दोनों औरतों के बीच का इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। मोहित रुद्र को चुप देखकर अमृता का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहता है, डॉक्टर अमृत, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ रुद्राक्ष को पहले चेक कर लीजिए। वह क्या है ना, 1:30 बजे सर की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। ये सुनकर के अमृत अपना सर हाँ में ही लाती है और रुद्राक्ष का चेकअप करने लगती है। कई सारे टेस्ट करने के बाद वह रोशनी को बेड पर बैठने के लिए कहती है और पीछे घूमकर मोहित की तरफ देखती है और एक नकली सी मुस्कान के साथ कहती है, मिस्टर मोहित अब बाहर जा सकते हैं प्लीज़। वह क्या है ना, हमें मदर के मिल्क को भी चेक करना है और ऐसे में अगर आप यहाँ रहेंगे तो ये सजेस्ट कि आपको भी। ये सुनकर के रुद्रा मोहित की तरफ देखा है। मोहित बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और फिर रुद्र वैसे ही बैठ करके अमृता की तरफ देखने लगता है। अमृत समझ जाती है कि रुद्र बाहर जाने से रहे, इसलिए वह तुरंत अपना चेकअप कंटिन्यू करती है। अगर एक बच्चे को देखना है किसकी कंडीशन कैसी है तो सबसे पहले एक मदर को चेक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पैदा होने के 6 महीने तक मन ही बच्चे को खाना खिलाती है अपने दूध के जरिए। इसीलिए अमृता रोशनी के चेस्ट मिल्क को चेक कर रही थी। क्योंकि रोशनी में साड़ी पहनी होती है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और तुरंत ही टेस्ट के लिए उसका ब्रेस्ट मिल्क ले लिया जाता है। वहीं रुद्र यह सब बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। उसकी नज़र भी पहले रोशनी के सीने पर होती है और फिर वह देखते हैं कि किस तरह से पास में रखी एक लेजर मशीन के नीचे इस मिल्क सैंपल को रख दिया जाता है। रोशनी उठकर बैठ जाती है और ठीक से अपने ब्लाउज को पहनने लगती है। उसे पूरे टाइम को रुद्र को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन वह जानती है कि रुद्र के चेहरे पर इस समय तिरछी मुस्कान होगी और इसका कारण होता है रोशनी के शरीर पर मौजूद रुद्र के लिए निशानियां। अमृता का चेहरा भी बुरी तरह से लाल होता है।
थोड़ी देर बाद अमृत अपनी जगह पर वापस बैठते हुए अपने सामने बैठे रोशनी और रुद्र की तरह देख रही होती है, जिनके बीच में वैसे तो दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन रुद्र की तिरछी हंसी उसे कमरे के माहौल को काफी ज्यादा इंटीमेट बना रही होती है। अमृता अपना गला साफ करते हुए एक बार उन दोनों की तरह दिखती है और फिर कहती है, मैंने माँ और बच्चे दोनों को चेक किया है, प्रीमेच्योर होने के कारण रुद्राक्ष की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है, इसलिए इन्फेक्शन होने का खतरा है। जब से वह पैदा हुआ है उसने अपनी माँ का दूध भी ना के बराबर ही पिया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मैंने रोशनी को भी चेक किया तो उससे मुझे यही पता चला कि कोमा में रहने के कारण रोशनी थोड़ी सी देखी, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये सजेस्ट कि आप अपने बच्चे को फीड करना शुरू कर दिए। ये सुनकर कि रोशनी अपना सर हाँ नहीं लाती है, थोड़ी देर में ही दोनों जन बाहर निकल जाते हैं। मोहित अमृता के केबिन से बाहर निकल जाने के बाद कहाँ जाने के बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया होता है। रोशनी और रुद्र के आने का वेट कर रहा होता है। उसने अपने कानों में हेडफोन डले रहते हैं और बार बार अस्पताल की तरफ देख रहा होता है। उसने तय क्या होता है कि जैसे ही रुद्र बाहर आएगा वह अपने कानों में से हेडफोन निकाल करके रख देगा। इतने में ही उसके फोन पर किसी का फोन आता है, उसे उठाकर बात करता है तो दूसरी तरफ से कार्तिक का कॉल आता है। और क्या कर रहा है भाई? मोहित एक बार नंबर को चेक करता है और फिर कार्तिक से बात करते हुए कहता है, साले तूने नंबर कब बदला और मुझे क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर के दूसरी तरफ से जवाब आता है, गधे इंसान, मैंने नंबर नहीं बदला है, मैं तुम्हें किसी दूसरे के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है। ये सुनकर के मोहित अपना सर हाँ में हिला कर देता है। अच्छा, तो ऐसे बोलना चाहिए था ना, पहले ऐसे बताओ क्या काम है, तुमने क्यों फ़ोन किया जो तुम्हें तुम्हारे फ़ोन के चार्ज होने का भी वेट नहीं रह गया? ये सुनकर कि कार्तिक थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, अस्पताल से जो नस बाकी थी उसका पता चल गया, तूने जो लोकेशन दिया था मैंने चेक किया, असल में यह उसी हैकर का अपार्टमेंट था जिसने डार्क वेब पर रोशनी मैडम को करने के लिए ऐड डाली थी, इसीलिए मुझे ये साफ साफ यकीन हो चुका है कि यह हैकर और वह नर्स दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और यहाँ पर रोशनी मैडम के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसीलिए ये सजेस्ट मैं तुझे ये बात कहना चाहता हूँ कि तू फालतू के काम करना बंद कर दे और आज घर जाकर सीधा उसे हैकर का पता लगाना, और लेट नहीं हो सकता, मुझे रिपोर्ट देनी है। मोहित ये सुनकर के थोड़ा मुंह गिरते हुए कहता है, ठीक है ठीक है। इतने में रुद्र और रोशनी वहां आ गए होते। मोहित जल्दी से गाड़ी में से निकाल करके उन दोनों के लिए दरवाजा खोलना है और फिर उन दोनों को लेकर के सीधा अपार्टमेंट की तरफ जाता है। रोशनी को में डोर पर छोड़ते हुए वह जैसे ही गाड़ी वहां से ले जा रहा होता है तभी रोशनी एक बार रुद्र की साइड की खिड़की पर तोपती रुद्र खिड़की नीचे करता है तो रोशनी एक बार रुद्र की तरफ और दूसरी बार मोहित की तरफ देखते हुए कहती है, मोहित अगर आपको रात में कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस हो तो आप तुरंत मुझे कॉल करेगा और वह ताबीज मत फेंकिएगा। और इसके बाद बिना कुछ और कहे वापस चली जाती है। मोहित माया की तरफ अजीब से एक्सप्रेशन से देख रहा होता है, फिर घूमकर रुद्र से कहता है, सर मुझे तो लगता है कोई है जो आपकी पत्नी को ठग रहा है। इससे पहले कि हम किडनैपर या फिर अटैकर्स को ढूंढें, हमें सबसे पहले रोशनी मैं को कौन सा तांत्रिक ठग रहा है वह ढूंढना चाहिए। आप कहे तो मैं पता लगवाऊं कौन है वह दूंगी। रुद्र भी अपने सर पर हाथ रखकर वैसे ही बैठ जाता है और थकी हुई आवाज में कहता है, तुम ये सब छोड़ो और चलो, मीटिंग का टाइम होने वाला है, मैं यहाँ देख लूंगा। वहीं रोशनी रुद्र और मोहित के लोग से अच्छी तरह से समझ गई थी कि दोनों में से किसी को भी उसकी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है, लेकिन उसे पता था रात होते होते मोहित उसे कॉल जरूर करने वाला है, पर वह भी तभी कॉल कर पाएगा जब वह ताबिश को अपने पास रखेगी, नहीं तो उसे पता भी नहीं चलेगा और उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। इस समय तो वह बस मोहित की डेस्टिनी के बारे में सोच रही थी, पता नहीं उसका यह आज सुबह ताबीज देना उसकी किस्मत को बदलेगा या नहीं। अभी इस बारे में ज्यादा ना सोते हुए रोशनी रुद्र को लेकर के सीधे अपने भाभी से मिलने के लिए चली गई। शाम के लगभग 6:30 बज रहे होते हैं। रोशनी इस समय किचन में खड़े होकर खाना बना रही होती है, मेरा छोटा रुद्राक्ष को खिला रही होती है और थोड़ी परेशानी के साथ देखते हुए कहती है, यार तूने सब कुछ तो कर लिया है, उसके साथ एक बार अच्छे से रहकर देखो। मुझे तो देखकर साफ साफ लगता है कि वह तुम्हारे साथ आराम से रहना ही चाहता है, और वैसे भी इस दुनिया में खास करके इंडिया में पटिया परमानेंट होती है और जो दूसरी औरतें होती है वह तो आती ही रहती है, और फिर उसे बात को कितना समय हो गया है, मेरे ख्याल से एक बार तुम्हें रुद्र से बात करके देख लेनी चाहिए। रोशनी जो कि अभी मदद चल रही होती है वह अपने सामने इंडक्शन पर कढ़ाई चढ़ाते हुए कहती है, कितना समय हो गया, अभी काम से कम मुझे आपसे ही उम्मीद तो नहीं थी। इसका क्या मतलब है कि अगर रुद्र के पास पावर और पोजीशन है तो वह किसी के भी साथ रहेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे पता है कि रुद्र मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं उनसे रिस्पेक्ट की तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। और 2 साल बाद और लगभग 10 साल के प्यार के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा भाई एकदम सही कहता था, रुद्र से प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसे गलती की सजा तो मैं भोग ही रही हूँ।
मेरा परेशानी के साथ रोशनी को देखने लगती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि हमेशा से समझदार और शांत रोशनी कब से अपने भैया की तरह सोचने लग गई। रुद्र के बारे में बात करने के मूड में नहीं थी, वह तो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि मोहित पर यह अटैक 12 से लेकर 3 के बीच में ही होने वाला है, तब जब भूतों की शक्तियां सबसे ज्यादा प्रबल होती है। दूसरी तरफ सक्सेना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर के नीचे मोहित रुद्र के पीछे पीछे लिफ्ट से बाहर निकलता है और पार्किंग एरिया में जाकर के रुद्र के लिए दरवाजा खुलता है। देखते ही देखते रुद्र वहां से चला जाता है। मोहित अपनी घड़ी की तरफ देखा है, इस समय 7:30 बज रहे थे। आज उसे हैकर के बारे में पता करना था, इसलिए उसने ऑफिस में ओवरटाइम करने के बारे में सोचा था और यही कारण था कि रुद्र को वह घर नहीं छोड़ पाया था। मोहित अपने ऑफिस में बैठ करके सबसे पहले अपनी सीक्रेट अकाउंट में लॉगिन करता है और वहां से उसे हैकर की पुरानी डिटेल्स को निकाल करके सैटेलाइट से कनेक्ट होकर के जल्दी से उसकी इस समय की लोकेशन को ट्रेस करने लगता है। इसके साथ उसके कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल में सबसे ज्यादा नंबर जो फ्रिक्वेंट है वह सर्च करे। काफी देर तक किसी चीज में लगे होने के कारण उसे समय का पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते घड़ी में 10 बजे बज जाता है। घड़ी की तरफ देख करके मोहित करके अपने सिर पर हाथ रखता है और सोचता है, अरे यार, यह आदमी तो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी का डिवाइस भी इस समय अपने पास नहीं रखा है। इसकी लास्ट लोकेशन दिखा रही थी कि इस समय ये दिल्ली में ही है, लेकिन साउथ सिटी पॉइंट पर है, यानी कि अभी तो ये यहीं पर रहने वाला है, क्योंकि कहीं और जाने के लिए इसे रेलवे, रोडवेज या एयरवेज को कस करना पड़ेगा, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां तो पुलिस ने पहले ही नाकाबंदी कर रखी है और किसी भी सस्पाइसियस आदमी के वहां जाने की परमिशन नहीं है। सबसे पहले इसकी कट लोकेशन में कार्तिक को भेज देता हूँ और अभी शांति से घर जाता हूँ। 10 बज चुके हैं। मोहित अपना सारा सामान पैक करके अपने लैपटॉप बैग में डाल करके लिफ्ट के जरिए ऑफिस के नीचे आता है, जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं और बाकी भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। मोहित का अपार्टमेंट ऑफिस से लगभग आधे घंटे के रास्ते पर होता है, जो कि उसे कंपनी ने ही प्रोवाइड किया होता है। मोहित अपनी रेंज रोवर में बैठ करके अपनी गाड़ी तेजी से भागता है और जल्दी से घर जाता है। रास्ते में वह सोच रहा होता है कैसे घर जाकर क्या करना चाहिए। गाड़ी को अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग में पार करते हैं वह सीधा ऊपर अपने फ्लैट में चला जाता है। उसका फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एक BHK अपार्टमेंट रहता है, जिसके अंदर एक काफी बड़ी सी बालकनी रहती है। घड़ी में इस समय 10:50 हो रहे होते हैं। मोहित बाथरूम में जाता है और फ्रेश होने के बाद किचन में जाकर के अपने लिए सुबह की बची हुई चावल, जो कि उसने ढक कर रखी होती है, उसे फ्राई करने लगता है। इसके साथ वह खुद ही से बात करते हुए कहता है, जल्द से जल्द मुझे एक पत्नी की जरूरत है, जो कि मेरे लिए अच्छा गरम गरम खाना बना कर रखे। तब तक कि सुबह चावल बनाकर रात को फ्राई करता रहूंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। अपने लिए खाना बना करके मोहित खाना खाता है और फिर प्लेट्स को साफ करने के बाद किचन अच्छे से चमका देता है। फिर हाल में बैठ करके कुछ देर टीवी पर न्यूज़ देखने लगता है। इस समय जहां एक तरफ मोहित हाल में रहता है, वहीं दूसरी तरफ मोहित के बेडरूम में उसकी खिड़की पर टंगा एक वाइट कलर के डिजाइन वाला विंड चाइम रात की ठंडी हवा से हल करके इधर उधर चल रहा होता है। उसे दिन टाइम के हिलने की वजह से उसके अंदर से मीठी मीठी आवाज आ रही होती है। वहां दूसरी तरफ मोहित जब देखा है कि रात के 12 बजे बजने वाले हैं, तो वह टीवी बंद करके अपने बेडरूम में जाता है, जहां पर उसने बेड पर अपने ऑफिस के कपड़े फेंक दिए थे और उन्हें उठाकर के सही से रखना लगता है और सोचता है, चल बेटा मोहित, सोचा सुबह तुझे 9 बजे एक बार फिर से तेरे खड़ूस बॉस को पिकअप करने जाना है। मोहित अपने सूट को झाड़ करके हैंगर में लटक रहा होता है कि इतनी मुझे याद आ जाता है, उसकी पॉकेट में तो ताबीज रखी है। उसके साथ खेलते हुए मोहित उसे अपने बैग के बगल में रखे लैंप के पास फेंकते हुए खुद से ही बातें करते हुए कहता है कि मैडम भी ना ऐसी फालतू सी चीजों में विश्वास करके बेकार में अपने पैसे बर्बाद करे, इससे तो अच्छा मुझे दे देती, कम से कम मेरे 1 महीने का खर्चा तो निकल जाता। मोहित का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं जाता कि अभी कुछ समय पहले हवा की मदद से चलने वाला वह विंड चाइम एकदम से रुक जाता है। उसका वह सफेद रंग चांद की रोशनी से होते हुए तेजी से चमकने लगता है और फिर वह जब बजाना शुरू होता है तो एक अजीब सी आवाज निकालता है। आसपास का माहौल एकदम से बदल जाता है। अपार्टमेंट के आसपास से काफी सिविलाइज एरिया था, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स का आना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी कुत्तों के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अपार्टमेंट बिल्कुल सुनसान हो गया था। मोहित अपने कपड़े तन करके वापस अपने बेड के पास आता है, लेकिन उसे दिन टाइम के आने की आवाज सुनकर के अचानक से उसकी तरफ देखा है। इस समय उसकी आंखें अपना फोकस को देती है और ना चाहते हुए भी वह अपने कम बेड की जगह विंड चाइम की तरफ मोड़ लेता है। उसे कमरे में अचानक से हल्की हल्की धुंध छाने लगती है। मोहित, जो इस समय बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होता है, वैलेंटाइन के पास से होते हुए एकदम बेवकूफ होकर बालकनी की तरफ बढ़ रहा होता है। बालकनी के ऊपर खड़े होकर के वह अपनी 15 मंजिला बिल्डिंग की बालकनी से खड़े होकर के नीचे देख रहा होता है। इस समय स्ट्रीट लाइट्स भी बार बार ब्लिंक कर रही थी।
वही मोहित इस समय जिंदगी और मौत की उसे पतली सी बाउंड्री पर खड़ा था जहां से नीचे मौत और पीछे जिंदगी थी, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रोशनी इस समय अपने रूम में अपने बेड पर लेटी लेटी घड़ी की तरफ देख रही होती है जिसमें इस समय 12:20 हो रहा होता है। उसे अच्छे से पता होता है कि अब समय हो गया है। उसे मोहित की चिंता हो रही होती है। उसे अच्छे से पता था कि यह समय वह समय है जब शैतानी शक्तियों का अमृत कल चलता है। इस समय उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि इन्हें रोक पाना मुश्किल होता है। वह तो बस इस बात की उम्मीद कर रही होती है कि मोहित ने अपनी जिद छोड़कर उसकी ताबीज को अपने पास रखा हो। वही मोहित जो इस समय अपनी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा था सामने की तरफ झुक रहा होता है। इतने में चार्जिंग पॉइंट पर रखा उसका फोन अपने आप बजने लगता है जिसमें दिख रहा होता है कि कोई उसे कॉल कर रहा है। कॉल की घंटी सुन करके अचानक से मोहित की आंखें अपना फोकस वापस पा लेती हूँ। तुरंत लगभग किसी नींद से जागते हुए इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी का धक्का महसूस होता है और आगे की तरफ गिर जाता है अपने हाथ पर मरते हुए। तुरंत वह बालकनी की रेलिंग को कस के पकड़ लेता है और इस समय 15वीं मंजिल से नीचे लटक रहा होता है। Ayara Yahakaham Fansagaya Main Nice Marta Deco Mohita Nice Marta Deco U Paracalo. लेकिन मोहित जैसे ही अपना सर उठा करके ऊपर देखा है, उसके सामने लटक रहा वह सफेद रंग का विंचाइम बड़ी ही तेजी से बचने लगता है। उसकी आवाज मोहित के कानों में बड़ी ही तेजी से चुप रही होती है। मोहित की सर में इतना तेज दर्द हो रहा होता है कि उसके हाथ रेलिंग पर से छूटने लग गए होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए किसी तरह से रेलिंग के ऊपर आखिरकार बालकनी के अंदर आता है और वहीं पर बैठकर लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसके सिर में इस समय बड़ी तेज दर्द हो रहा होता है। Mohita Kudako Santa Karikapani Ankhem Kalata Hai Sabakucha Pahale Jaza